हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग साइंस को डिकोड करेंगे। स्पेशली अगर आप एईडी एग्जाम के बाद देखें तो जो पैटर्न हम लोगों को 71वीं बीपीएससी के बाद से दिख रहा था कि जो पैटर्न था बीपीएससी साइंस का वो चेंज हो रहा था। जो कन्वेंशनल हम लोग लूसेंट पढ़ रहे थे या फिर जो हमारा पीवाईक्यू वाला जो जनरल साइंस था उससे हट करके कहीं ना कहीं ये एक हद तक आपके नीट के तरफ 11th-12th की तरफ उसका फोकस ज्यादा हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अपने तीनों पेपर्स को सामने रख करके, चारों पेपर्स को सामने रख करके ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से सवाल कहां से आए। अब ऑब्वियसली अगर हम इस तरीके की बात करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग लगभग 120 सवाल को देखेंगे, कौन सा सवाल कहां से आया, और हर सवाल के ऊपर हम आप ये चर्चा भी करेंगे कि ये वीडियो मतलब ये सवाल आपका बन सकता था पढ़े हुए, बिना पढ़े, क्या ट्रिक इसमें इस्तेमाल हो सकता था, क्या एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल हो सकता था, क्या वो देखने में जितना मुश्किल लग रहा है वो एक्चुअल में इतना मुश्किल है। ए टू जेड एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर फिर भी हम मतलब ये आपको एश्योर कर सकते हैं कि आप अगर इस वीडियो पे आप एक्स इन्वेस्ट कीजिएगा अपना टाइम तो एटलीस्ट आपको 10x रिटर्न मिलेगा। बहुत हम मतलब भरोसे के साथ ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में जो भी बात होगा ना वो इस वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। जो वीडियो लगभग 2 महीने पहले एडीओ के पहले डाली गई थी, जिसमें कि हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप देखिएगा तो डिकोड कर दिए थे साइंस को, उसके मतलब इसके बेसिस पे ही हम इसके बाद मतलब इसमें जो सोर्सेज बताए गए हैं उसका फॉलो अप लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम दिखाते रहेंगे। अभी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। टोटल अगर आप देखिएगा तो बायोलॉजी में इस बार भी अगर आप देखें ना तो बायोलॉजी में लगभग 40 से 45% सवाल आए हैं बायोलॉजी के। तो मतलब कि द कमीशन इज गिविंग डिसप्रोपोर्शनेट वेटेज ओवर टू बायोलॉजी ओवर अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्लियर है कि बायोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार्ट बायोलॉजी से करते हैं। बायोलॉजी में अगर आप देखिएगा तो आपको 47 सवाल आउट ऑफ 113 सवाल दिख रहे हैं, प्लस इसके अलावा 5 सवाल हम अलग से छांट करके रखें जो कि इसमें नहीं डाले हैं, जो हम क्लियरली आपको एलिमिनेशन के टेक्निक पे दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो एलिमिनेट करके किया जा सकता था, ठीक है। बढ़िया। 4 भाग में आप देखिएगा तो इजी एलिमिनेशन अपग्रेड 1 अपग्रेड 2 में अपग्रेड 2 अपग्रेड 3 में बांटा गया है, ठीक है। अपग्रेड 3 में बांटा गया है। इजी क्या है, आपको वो आसान लग रहा हो नहीं लग रहा हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। आसान का मतलब ये है जो आपके एग्जिस्टिंग सोर्सेस, जो आप अगर आप देखे होंगे तो ये था जो हम आपको मतलब जब जो प्रीवियस वीडियोस में इस तरीके से हम लोग बताए थे, हर सब्जेक्ट वाइज की टैक्सोनॉमी अगर पढ़ रहे हैं तो उसका क्या करना है, वीडियो का लिंक दे दिया गया था, किस तरीके से क्या नोट्स बनाने हैं, एवरीथिंग बता दिया गया था। तो हम क्या कह रहे हैं कि इजी अब आपको यहाँ पर जो जो हम बोलेंगे ना कि आसान है, भले ही आपको वो आसान नहीं लग रहा हो, पर आसान का मतलब ये है कि जो आपके कन्वेंशनल सोर्सेस मतलब जो अभी हम लोग बात किए, आपका एक बेस मटेरियल और उसके ऊपर से आपका जो घटना चक्र है पीवाईक्यू वाला, अगर आप इतना अच्छे से कर लिए होते तो आपका सवाल बनता कि नहीं बनता, इसको हम आसान मानेंगे। मुश्किल किसको मानेंगे फिर वो आगे जैसे आप देखिएगा तो अपग्रेड 2 अगर हम आपको दिखाएं तो ये अपग्रेड 2 क्या है, अपग्रेड 1 क्या है कि सब है ऑलमोस्ट फेमिलियरिटी है आपको उसमें, पर उन टॉपिक्स के ऊपर आपको हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, हल्का सा और इज्जत देना पड़ेगा। वो डिमांड करता है कि थोड़ा और आप उसको ध्यान से पढ़ें। अपग्रेड 2 क्या है कि अगर आपका जोश पूरा आई है कि एकदम इस बार तबाही मचा देना है, तब आप अपग्रेड 2 पे चले जाइएगा। अपग्रेड 3 पे जा सकते हैं अगर 73वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। अगर 72वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि आपको अपग्रेड 3 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड 3 वो टॉपिक्स हैं जो कि पहला बात क्लास 12th क्लास 11th एनसीईआरटी के हैं, और उसमें भी क्लास 11 12 एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ोगे, बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे उसके जो एग्जाम्पलर में दे दिया हो, या फिर ऐसा नहीं कि उसके आपको जो लास्ट में क्या है वो कंटेंट्स देता है, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चंस में दे दिया हो, वैसा सवाल नहीं है। ये ऐसे सवाल हैं जिनको पढ़ने के लिए, बनाने के लिए आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा। हम ऐसे कई सवाल थे जो जब सर्च कर रहे हैं ना भाई तो वो एलएन के वर्कबुक में मिल रहा है, एलएन का जो नहीं वहां पर डीपीपी मिलता है उसमें आपको मिल रहा है, डीपीपीज में मिल रहा है, जो कि पीवाईक्यूज नहीं है। नीट के पीवाईक्यू होते तब भी मान लेते। तो इस तरीके का सवाल है तो हमको उसको छोड़ देंगे ना भाई। हम टोटल आप देखिएगा तो 14-15 सवाल आगे हम दिखाएंगे आपको टॉपिक वाइज। टोटल 14 सवाल 4 एग्जाम में आपको मिल रहा है। कितना है भाई, आपका 3 से 4 सवाल आएगा, उन 3 से 4 सवाल को हम एलिमिनेट करना आपको सिखा देंगे, तो 2 तो आप वहीं एलिमिनेट कर देंगे। तो फिर आपको उतना एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है, जहां पर एफर्ट डालना है वहां पर एफर्ट डालो। बायोलॉजी में नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा उस 150 नंबर में आपको 100 नंबर लाने से। तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है।
आपको एक बार वो पोर्टल लोड कर लेते हैं जिसमें कि आप फिर वो मैपिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का। टोटल सवाल आपको देख के समझ में आ रहा होगा, बायोलॉजी से 47 सवाल आया है। इसका मतलब कि बायोलॉजी इज डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग एफर्ट्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के थोड़ा ज्यादा मारेंगे। सवाल के हिसाब से देखा जाए, अगर सेम क्लासिफिकेशन है, आसान सवाल आप देखिएगा तो 26 सवाल आए हैं आपके 47 सवाल में से। ठीक है, अब फिर आप बोलोगे यार कि तुम तो सब आसान बोल दोगे, तो हम एक चीज क्लियर है भाई कि द पैटर्न ऑफ पेपर इज चेंजिंग। इन दिस चेंजिंग पैटर्न हम आसान उसको बोल रहे हैं जो अगर आप अपने बेसिक सोर्सेस, जो हम जैसे पिछली वीडियो में बताए हैं, एक बेस मटेरियल हो आपका, उसके साथ आपने घटना चक्र को अच्छे से बना लिया हो, अगर इनमें से सवाल आता है और इनमें से जैसे होता है ना, घटना चक्र में तो आपको आसान सवाल मिलेगा, मुश्किल सवाल भी मिलेगा, पर जो भी सवाल उसमें है उसको हम आसान मान के चल रहे हैं। अगर समय बदल रहा है तो आपको थोड़ा सा तो अधिक मेहनत करना पड़ेगा। आसान सवाल 26 हैं, एलिमिनेट करके आप 9 सवाल बना सकते थे। अपग्रेड 1 का 2 सवाल, अपग्रेड 2 का 2 सवाल, अपग्रेड 3 का 10 सवाल। अपग्रेड 3 अगेन आपको पता ही है, मैन हैंडलिंग है इसमें, कि अगर अपग्रेड 3 में घुसेंगे तो थोड़ा हाथापाई हो जाएगा। तैयार हो हाथापाई के लिए तो घुस जाओ, नहीं तैयार हो, मतलब साफ सुथरा बच के निकलना चाहते हो तो बाकी चीज पे फोकस करेंगे। 4 एग्जाम है, 10 सवाल आया है, मान लेते हैं ये 12 हो जाता, 3-3 सवाल का फर्क पड़ता। एक 3 पेपर 3 सवाल हम छोड़ देंगे भाई। फिर भी आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं, एक एक सवाल 47 का एक एक सवाल देखते हैं क्या कैसे, क्योंकि कई सवाल हैं जो कि एलिमिनेशन से बनता, तो हम चाहते हैं कि उसमें आपका मतलब काम हो जाए। हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय, आसान सवाल है ये, अगर गलत करिएगा तो कैसे काम चलेगा। इतनी बार घटना चक्र में पूछा जा चुका है कि आपको क्या बताएं। देखो 64वीं में पूछा, 65वीं में पूछा, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, तो ये आसान सवाल है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देख के आइए, which term characterizes the interaction between the herpes simplex virus and a human। एक बात समझो भाई, वायरस और ह्यूमन के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। हमको ये बात पता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, कि हम तुमको एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, हम तुमको गुलाब जामुन खिलाए, तुम हमको बदले में बिरयानी ऑफर किया, ये होता है सिम्बायोटिक, कि दो आदमी मिले, दोनों का पेट भरा। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जैसे नहीं लीचर होता है खून चूसता है, उस टाइप का पैरासाइटिक का मतलब। तो अब हमको ये बात पता है कि भाई अगर वायरस आ रहा है गेम में, तो वायरस हमको कुछ दे करके जाएगा ह्यूमन को थोड़ी, रादर उसका तबियत उसका वेलबींग को लेके ही जाएगा। तो सिम्बायोसिस तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, पैरासाइटिक या फिर एंडो पैरासाइटिक। अब इन दोनों में ये एक तो मतलब एग्जाम के टाइम पे भी ये बहुत कंटेस्टेड था, कुछ लोगों के पास पैरासाइटिक का भी मतलब आ जा रहा था कि ये देखो यहाँ लिखा है पैरासाइटिक, कुछ लोग एंडो पैरासाइटिक भी दिखा रहे थे। जो भी हो, आपके पास एग्जाम में 50-50 पे तो आप आ चुके हैं ना, इस 50-50 के बेसिस पे आप कोई एक डिसाइड कर लीजिए, सही गलत जो होगा कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे 10 सवाल बनाएंगे, आप देखिएगा 6 सवाल आपका सही हो जाएगा। बस ये ध्यान देना कि जब भी तुम 50-50 पे अटकते हो, व्हेनेवर यू आर स्टक इन 50-50, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस सवाल को टिक मारें जिससे आपका गट फीलिंग शुरू में आया, कि देख के ही लगा अरे, अब फिर ज्यादा दिमाग लगाए तो गड़बड़ा गया। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 50-50 में जिससे गट फीलिंग आया उसी पे चलना है। ठीक है, अब आ गया आपका, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड अगेन। अब ये जो इम्यूनोग्लोबिन का सवाल है ना, आप देखिए तो क्लास 12 चैप्टर 7 का एनसीईआरटी में आप जब पेज नंबर 135 खोलिएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या बताया गया देखते जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी लाइक आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी, गेम करके। ठीक है, 4 आईजीज हैं। यहां पर आप देखिएगा तो कहीं भी ये नहीं बताया गया कि पहले कौन सा होता है, यहां पर ये नहीं बताया गया कि पहले कौन सा रिलीज होता है। अब इसको अगर आप देखिएगा तो ना ये आपको यहां बताया गया है, ना आपका मतलब ना ये आपको घटना चक्र में, मतलब घटना चक्र तो ऑब्वियसली नहीं है, ना आपको यहाँ एनसीईआरटी में मिल रहा है, ना ये एग्जाम्पलर में है। ये आप देखिएगा तो हमको मिला नीट का जो डॉक्यूमेंट था, मतलब वर्कबुक था एलएन का, उसमें हमको ये सवाल दिखा। तो हम कह रहे हैं कि भाई क्लास 12 है, अपग्रेड 3 है, हम तो ऐसे भी उसमें घुसना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमको क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ के ही आएंगे भाई। पर क्योंकि अब आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आया 71 बीपीएससी में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बायोलॉजी फिर आगे आएगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन ट्रिक बता रहे हैं भाई। वैसे तो ये आसान सवाल है, बस हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रिक को बताना, कि जिस भी ऑप्शन में डिटेल अधिक दिया हुआ रहेगा, याद रखना
डिटेल मतलब डिटेल अगर किसी भी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन सही होता है। डिटेल ड्राइव्स आउट द डायलेमा, डिटेल डोमिनेट्स। हर जगह आपको अक्रॉस समझ में आएगा। यहां पर आप देखिए एक बात लिख रहा है कि बायोलॉजिकल मेमोरीज हमको पता है, ठीक है भाई, ये सवाल आसान है, लिपिड्स ओनली प्रोटीन्स ओनली। और ये सवाल देखिए, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक टू ईच स्पीसीज सेल टाइप एंड ऑर्गेनेल। इतना ज्ञान क्यों देगा, वो उठा करके चिपकाया है, जब बना रहा था सवाल तो उठा के यहाँ पे चिपकाया है इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडॉन। अगेन आप एनसीईआरटी पढ़ भी लेते हैं, हाँ मतलब सॉरी, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं क्लास 12 चैप्टर 5 का, तो उसमें भी आप देखिएगा कि नॉनसेंस कोडॉन के बारे में सेंस को मतलब नॉनसेंस कोडॉन के बारे में अलग से बताया गया है, पर इस टाइप से आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये नॉनसेंस कोडॉन है, ये मतलब लिस्ट बना करके वैसा नहीं देगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है घटना चक्र में कि स्टार्ट कोडॉन एक दिख रहा है और स्टॉप कोडॉन दिख रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से मतलब बहुत क्लियरली आपको डायरेक्ट उठा कर नहीं दिया गया है। तो अगेन इसको हम अपग्रेड 3 में डाले हैं भाई कि छोड़ देंगे या फिर आगे हम जो सोर्स बताएंगे अगर आपको लगता है वहां से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। द स्पीसीज विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एक सेकंड देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ठीक है भाई। द स्पीसीज विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर एंडेंजर्ड, ये मतलब हम अपग्रेड 1 में डालें, पर अगर आप देखिएगा लॉजिकली भी सोचिएगा तो आपका ये एंडेंजर्ड आपसे बन जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। आसान सवाल है अगर पीवाईक्यू बना के रखे हैं तो, पर ऐसे आप देखिएगा तो हम अपने उसमें मतलब जो टेलीग्राम है भाई, सॉरी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जाइएगा उसमें डिस्क्रिप्शन में तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बढ़िया ट्रिक डाल के रखे हैं कि ये 7 क्रॉप के अलावा बाकी सारे खरीफ हैं। क्या सैफ अली खान ने बीएमडब्ल्यू में एलपीजी भराया, सैफ अली खान से आ गया सैफ फ्लावर, SAFFLOWER स्लाफल हो गया, LPG लेंटिल पी ग्राम, और फिर आपका बीएमडब्ल्यू में बी से बारले होगा, बाजरा नहीं होगा। सैफ अली खान गया होगा तो बार में ही गया होगा क्योंकि मतलब ये एक्टर है, पार्टी वार्टी करता होगा ज्यादा। और मस्ती करने के लिए मस्टर्ड एम से, मेज नहीं, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको कि कंफ्यूजन भी नहीं होगा वहां एग्जाम में जाकर के। तो ये 7 आप याद रखिए, रहा भी बाकी सारे खरीफ हैं भाई, देख लो। बीएमडब्ल्यू बी भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, एलपीजी का जी हो गया, तो बचा क्या, शुगर केन बचा, आसान सवाल है। जाइलेम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। हम अभी सब का ना स्निपेट नहीं डाले क्योंकि आपको ही पता होगा भाई, इतना देखो 53वीं से 55वीं 67वीं यूपीपीसीएस मेंस बार बार पूछा गया, बीटन सवाल है। अब यही सब सवाल का स्क्रीनशॉट मार करके डालेंगे कोचिंग वाले कि ये देखो मैच कर गया, ये देखो मैच कर गया, खराब भी नहीं लगता उनको, बढ़िया बात है। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। अगेन एनसीईआरटी भी आप पढ़िएगा ना तो आपको दोनों का नाम अलग अलग जगह दिखेगा, और ये भी एक तरीके का कंटेस्टेड सवाल था, 2 जगह अलग अलग नाम दिख रहा था, कहीं ये भी नाम आ जा रहा है, नेट पर सर्च करोगे तो कुल मिलाकर के सवाल भी यूजलेस है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। द पार्ट वी ईट इन मैंगो, जो सोर्स बता के रखे हैं आपको जुबैर सर वाला, या फिर अगर आप पीवाईक्यू भी अगर आप घटना चक्र ढंग से बनाए होंगे तो देखिए मैंगो फ्रूट का स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया कि द एडिबल पार्ट इज मीजोकार्प। देखिए पीवाईक्यू में लीची के बारे में, एरिल आपका नारियल के बारे में पूछा जा चुका है, तो सवाल पुराना सवाल है, ठीक है। ओजोन डे सेलिब्रेटेड इन, अगेन आप करंट अफेयर पढ़िएगा तो वहां पर आपको इसका थीम याद करना पड़ेगा, और ऐसे आपको मतलब डेट वाइज तो आपको पता होगा ही, जनरली होता है ना 10-12 को हम लोगों को पता होता है, या फिर अगर नहीं भी पता है भाई तो आप करंट अफेयर पढ़िएगा ना, उसमें भी आपको हाईलाइट करके दिया गया था ना, तो वहां तो रटिएगा ना। इन माइक्रोजियल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ द प्लांट इज, अगेन हमको मान लेते नहीं पता है, आपको एलिमिनेशन से क्लियरली है भाई, डिटेल ड्राइव्स आउट द डायलेमा। अगर कहीं डायलेमा है, जिस ऑप्शन में डिटेलिंग ज्यादा है वही सही है। प्रोटेक्शन और फूड प्रोटेक्शन, यहां पर देखो इंक्रीज्ड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यहां से यहां आ ही गया। फूड में से बेटर टर्म है मिनरल एब्जॉर्प्शन, कि तुम खाना दो और एब्जॉर्ब ही ना कर पाए, उससे अच्छा है कि एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो जहां पर ज्यादा डिटेल है वो ऑप्शन सही होता है भाई, तुमको नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारे बगल में तुम पढ़ करके चले जाना पूरा एनसीईआरटी 12 तक, तुम्हारे बगल में एक आदमी आराम से चैन से सो करके बाकी चीजों को स्ट्रॉन्ग करके लेके जाएगा और जाकर के 110 नंबर लेकर के आ जाएगा। तो एक हम लोग बहुत बार होता है ना कि अंदर से एकदम हट में रहता है, जिद में रहना है कि नहीं कैसे कैसे ऐसे कैसे, अरे नहीं भाई, कोई नया चीज मिल रहा है, कोई नया चीज दिख रहा है तो उसको मानो। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच टिश्यूज, अगेन बहुत ही बेसिक सवाल है भाई,
67वीं 2023 53वीं सवाल घटना चक्र में बार बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब विच इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग को क्लोरोफिल पता होता है, सवाल चकमा दे दिया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बोल करके। अब इस ये आपका अपग्रेड लेवल 2 है भाई, अपग्रेड लेवल 2 के ऊपर हम लोग बात करेंगे, चिंता मत कीजिए आप। घटना चक्र में देखिएगा अगर आप, तो क्लोरोफिल पे सवाल आया है, पर आप एनसीईआरटी खोलिएगा अगर, कौन सा एनसीईआरटी है भाई, ये क्लास 11 का चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का जब आप एनसीईआरटी खोलते हैं और यहां पर जब आप देखते हैं ना, तब आपको देखो दिख रहा है कि यार क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के बारे में बात किया जा रहा है। यहां पर ये भी कह रहा है, कैन यू गेस which is the most abundant plant pigment in the world? Let us show the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights in different wavelengths। इसका मतलब है अगर यहां से आप ढंग से पढ़ के जाते तो आप क्लोरोफिल ए सही मार के आते। तो हम वही करेंगे, इसलिए इसको देखो अपग्रेड 2 में डाले हैं भाई, क्योंकि हमारा एक बहुत सिंपल टारगेट है कि अपग्रेड तो करना पड़ेगा समय के साथ। अगर हम डिनाइल में रह जाएं कि हम तैयारी जितना कर रहे हैं वो काफी है, जितना तैयारी कर रहे हैं काफी है, तो इट इज मतलब अपना खुद का कब्र खुद खोदना हुआ। तो व्हाट डू वी डू, वी विल अपग्रेड आवरसेल्व्स बट इन अ फैशन दैट इट वुड नॉट बी अ बर्डन ऑन अस। वो हम लोग के लिए बर्डन नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी लास्ट में आपको जाके दिखेगा कहां से क्या करना है, सब बताया गया, टेंशन नहीं लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इज करेक्ट। अगेन जो सोर्स आपको बताया गया था जुबैर एहसानी सर वाला, अगर आप उसको करके जाते तो वो उसमें 3 बार 4 बार मतलब बताएं इसको, बहुत आसान सवाल है। Which correctly represents the law of segregation। अब भाई ये फिर वही बात है, ये सब याद रखना मुश्किल है। अपग्रेड 3 में डाल दिए हैं, चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 4 क्लास नंबर 12 से ही बन पाता आपसे। कौन सा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में ये सब है, एक स्ट्रक्चर बना करके दिया गया था भाई, फिर नहीं हो पाएगा भाई, ये सब याद रखना मुश्किल है। मैं सब 50 गो स्ट्रक्चर याद करेंगे ना भाई, तब ये लड़ेगा। वो भी अगला साल नहीं आया सवाल तो 50 रटना बेकार हो गया। उस 50 के बजाय हम करंट अफेयर नहीं पढ़ लें, बुक्स एंड ऑथर नहीं रट लें, फॉरेन ट्रेवलर्स नहीं रट लें। Which best explains the pressure flow hypothesis in phloem transport? Which best explains process flow hypothesis in phloem? Again दोनों जगह, एक तो आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा एलिमिनेट भी करके आप डिटेल के हिसाब से देख सकते थे। तीसरा जुबैर एहसानी सर भी पढ़ा चुके हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन पिता है जेनेटिक्स का, आसान सवाल। घटना चक्र में देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस यूके पीसीएस 2 बार 3 बार पूछा गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई हमको ये हम मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला नहीं पढ़े हैं, सही बात है, मानते हैं नहीं पढ़े होंगे। अब एक बार क्या करते हैं, ऑप्शंस को वापस से अच्छे से एक बार देखो। एक ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है इसमें, एक ऑप्शन हमको दिख रहा है वाटसन एंड क्रीक, एक ऑप्शन हमको दिख रहा है भाई यहाँ पर हुक। ये दोनों आप सेल में नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, तो फिर जब ये एक सेल थ्योरी का एक सेल डिस्कवरी का, इसका मतलब इसको हटाओ कि यार ये तो अलग, इनका नाम तो हम अलग तरीके से पढ़े थे। बचा क्या क्या, सिंगर एंड निकोलसन और रॉबर्टसन। इन दोनों में ज्यादा हैवी कौन सा लग रहा है, यही लग रहा है भाई, तो वही मारेंगे। जो चीज ज्यादा हैवी लगे वो ऑप्शन, उस ऑप्शन को मार करके आगे बढ़ जाओ। गलत तो हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं अगर 10 सवाल तो बनाओगे 50-50 में तो तुम्हारा 6 सही होगा, प्रोवाइडेड दैट यू गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। और उसके साथ जो ये बेसिक हम बताते जा रहे हैं कि कुछ भारी दिख रहा है तो कुछ अलग दिख रहा है, किसी में ज्यादा डिटेल है, आगे 1-2 और ट्रिक आपको रास्ते में मिलेगा, तो उस हिसाब से आप करते जाइए ना। आपको नहीं जरूरत है ये सब याद रखने का भाई, जो बेसिक पढ़े हो वही पढ़े रहो, आगे बढ़ो। अगेन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मेडिसिन, नोबेल प्राइज तो आपको याद रखना ही है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस भाई हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं, क्लास 11 चैप्टर 4 में देखते तो ये दिया हुआ था, पर थोड़ा अपग्रेड 3 डालें क्योंकि याद रखना भी मुश्किल है। कौन सा साइंटिस्ट वर्क किया था, वर्कड इंडिपेंडेंटली एंड रीच्ड अ सिमिलर कंक्लूजन टू डार्विन्स। अब यहां पर एक बात समझो भाई, हमको ये पता है कि डार्विन किस फील्ड में काम किए, बहुत बढ़िया। हमको ये पता करना होगा अब कि कौन साइंटिस्ट डार्विन के जो कंक्लूजन पे था वहां पहुंचा। हमको ये पता है ग्रीगर मंडल अलग आदमी है भाई, ये तो मटर उटर को लेकर कुछ जेनेटिक्स का कुछ काम किए थे, बहुत बढ़िया। बचा आपका जीन लेमार्क और यूगो डिफ्राइस। अब आपको लग रहा होगा यार ये सवाल को इजी में डाल दिया, इसका मतलब कुछ भी कर रहा है ये। सुनो बात को, जो लेक्चर हम आपको बताए थे जुबैर एहसानी सर का 67 बीपीएससी वाला, यही प्लेलिस्ट हम शेयर किए ना आप लोग के साथ, उसमें वो क्या बोले, लमार्क्स के बारे में बढ़िया से बताएं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, पूरा A to Z कौन सा किताब उसने क्या बताया, A to Z बताएं।
अगर आप ये पढ़ करके गए होते तो आपको ये पता होता यार कि जीन लेमार्क आदमी अलग काम करता था, उसका कोई मतलब नहीं है उससे। इसी का आप देखते लेक्चर में तो वो म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताएं, जिसमें कि वो ह्यूगो डिवराइस के बारे में बताते हैं। अगेन मैं वही कह रहा हूं कि भाई सबसे आसान है। देखो हम बताते हैं तुमको भाई एक बात, अब तो हमको भी लगता है हो गया ना, साल भर से देख ही रहे हो, मतलब साल भर नहीं तो ठीक है 6 महीना तो हो गया मेरा भी यूट्यूब पर। सबसे आसान चीज है भाई कि जब भी कोई पेपर टफ आता है ना तो पूरा कोचिंग इंडस्ट्री एकदम खुश हो जाता है। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, इससे पहले हम गेट के लिए गाइडेंस देते थे ऑफलाइन, फिर हम मतलब गेट दे करके अपना एक जॉब लिए भाई, हम ये कोचिंग इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छे से देखें। अब फिर हम अपना काम करते करते अब हम वापस से जब 17वीं में अच्छी सीट आई तो हम वापस से घुस गए कि फिर से तैयारी करते हैं, 17वीं में सीट अच्छी आ गई। अब एक बात बताओ, हम ये इंडस्ट्री भी देखे हुए हैं, हम ये इंडस्ट्री भी देखे हुए हैं। हर इंडस्ट्री, एवरी कोचिंग इंडस्ट्री थ्राइव्स ऑन फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। अरे बाप रे पेपर बदल गया, पेपर का पैटर्न बदल गया तो लोग इतना खुश हो जाता है कि इसका बात नहीं। सेम इन कोचिंग वाला आदमी 69th में लेकर के आया था एनसीईआरटी बेस्ड कोर्सेस, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पढ़ा दूंगा। यही सेम आदमी 17वीं में भी लेकर के आया एनसीईआरटी, 71वीं में बेच रहा है भयंकर एनसीईआरटी, अब 72वीं में ला रहा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। अरे यार क्या शर्म भी नहीं आता है। ये सवाल के लिए तुमको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत था क्या? जो हम बोले थे भाई वही तुम अगर ढंग से पढ़ लेते। अब वही है पढ़ने का मतलब कि बैठे पढ़ भी लिए नहीं भी पढ़े, कोई पूछा तो आए 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 क्या, हाँ देखे तो थे, लग तो रहा, अरे सुना, अरे यार इस टाइप का अगर करना है, शिट इस टाइप का अगर करना है नाटक तो फिर तो छोड़ ही दो। और इस टाइप का करना है कि हमको लिमिटेड 40-50 को वीडियो मिला है भाई, 30-40 मिनट का लिख लिख के सर पढ़ा रहे हैं, आसानी से पढ़ा रहे हैं, साथ में घटना चक्र निपटाना है, बैठ करके बैठे 3-4 घंटा मेहनत किए, उठे सर भारी लगा एग्जॉस्टेड टाइप का, हल्का सा बाहर टहले, एक कप चाय पिए, एक कप कॉफी पिए, वापस आए पानी पिए, फिर पढ़ने बैठ गए। इस टाइप से अगर पढ़ना है तो फिर नंबर आएगा भाई। और ऐसे तो फिर टेंशन तो दुनिया भर का टेंशन है ही। और अगला बार फिर एक अपग्रेडेड एनसीईआरटी कोर्स आएगा, वो भी पढ़ लेना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट विटामिन B12? क्या है ये? विटामिन B12 कोबैल्मिन बोलते हैं। आसान सवाल है भाई, कोई मतलब आप देखोगे तो यूके पीसीएस में भी आया हुआ, एमपी पीसीएस में भी आया है, बीपीएससी में भी आया हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको ये पता है कि कोबैल्मिन बोलते हैं, साइनोकोबैल्मिन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। कोबैल्मिन कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट एटम, ये भी आपको पता है। तीसरा बच रहा है कंसिस्ट ऑफ कॉरिन रिंग्स, हमको नहीं पता भाई कॉरिन रिंग के बारे में, हमको ए और बी पता है, ए और बी ऑप्शन में नहीं है, ए और बी ऑप्शन में नहीं है, ए और बी ऑप्शन में नहीं है, वाह 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 ऑप्शन में मार दी। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, बीटन सवाल, बीपीएससी एमपीपीसीएस आया हुआ है सवाल, ठीक है। विच एंजाइम, अब यहां पर फिर देखना, विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स, हमको नहीं पता, हमको एक्चुअल में नहीं पता ना, तुमको ये कभी ये ना ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी नहीं उठाया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर के अब क्या करें इसमें हम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हम सिंपल बता रहे हैं भाई, मतलब हम ये हर बार सही नहीं होगा पर ये मेजॉरिटी टाइम सही होगा। हमको नहीं पता था इसके बारे में, हम देखे एग्जाम निकल करके, मतलब एग्जाम देने के बाद 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट में देखे कि मेरा 120 ही अटेम्प्ट हुआ है। अब हमको ये पता है कि भाई हम जैसे हम अपना अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हमको ये पता है कि हमको अटेम्प्ट तो कम से कम 130-35 तक तो जाना ही पड़ेगा हमको, तभी तो हम 80% एक्यूरेसी के साथ जाएंगे। तो 104-105 नंबर पे आके गिरेंगे, किस्मत खराब रहा तो 98-99 नंबर, तो मतलब बाहर तो निकल ही जाना है इससे, हमको कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाना है। अब उस केस में अगर हमको मारना ही रहेगा तो तुमको इन चारों में सबसे भारी कौन सा लग रहा है? जो सबसे भारी लग रहा है वो मार दो भाई, गलत होना होगा तो हो जाएगा, तुक्का तो ऐसे भी मार ही रहे हो ना। तुमको 150 में कितना सवाल आता होगा भाई, 60-70 सवाल आएगा बहुत से बहुत, उसके बाद तो तुक्का ही मारना है। कुछ को ऑप्शन एलिमिनेट करके, कुछ का आंख बंद करके, कुछ का ये अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है तो मारना ही है, अगर तो जो सबसे बड़ा उसको मारो। फिर वही तुमको लग रहा होगा, देखो भाई एक सिंपल बात बताते हैं, एलिमिनेशन जो है ना, एलिमिनेशन इज अ नेसेसरी एविल, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। पर ये बुरी बात, ये बुरा चीज आपको करना पड़ेगा, आप मत कीजिए, आपके बगल वाला आदमी कर लेगा। तो थोड़ा तो आपको भी अपना जो एकदम हटी होकर के बैठ गए, नहीं 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 ऐसे कैसे ऐसे कैसे, अरे करके तो देखो एक बार, मुश्किल 3-4 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के उठ जाओगे भाई तुम, सिंगल सिर्फ इस ट्रिक से। ऐसे और 4-5 ट्रिक्स हैं। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज द टॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फिर वही है कि यार तुम अगर मतलब ये सवाल आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, और एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे ना, ये क्लास 7 वाले एनसीईआरटी में तो उसमें वो लिखा हुआ है कि यार
सिक्वा ट्री जो कि एक लंबा ट्री है वो क्या है? आंसर है जिम्नोस्पर्म। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पढ़ लिए तो बन गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसको हम अपग्रेड 2 में डालने से बजाय हम अपग्रेड 3 में ही डाल देते हैं भाई इसको। रुको, अपग्रेड 3, ठीक है। Which of the following correctly describes a zoonotic disease? हम लोग को पता है, आपको जुबैर सर भी पढ़ा चुके हैं। जूनोटिक डिजीज का केवल एक मतलब है मेरे भाई, जूनोटिक। जूनोटिक जूनोटिक जानवर, खाना बिल्कुल नहीं भाई, उसे तो कोलेरा होता था। कॉज्ड बाय प्लांट बिल्कुल नहीं। कॉज्ड बाय कन्फाइंड टू वाइल्ड लाइफ ओनली बिल्कुल नहीं। जब भी दिख जाए ना ये ओनली, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख जाए, इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये सब आपको ट्रिक देता है भाई कि सवाल सही करो। अब बोलने का इसको भी आदमी बोलेगा यार ये क्लास 12 का चैप्टर 7 से आया था सवाल, बाप रे बाप बहुत टफ दे रहा ले एक जम्बा की पढ़िए पते न चल रहा ले। अरे भाई सब पता चल रहा लो, सी ऑप्शन है। फिर आ गया आपका इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड प्राइमरली बाय। अब आपको दिख गया भाई कि एडीओ का थर्ड फेज में भी हमको सवाल दिख गया एक इम्यूनोग्लोबिन्स का, 71st में भी दिख गया। अब आपका काम है कि जाइए चैट जीपीटी पर या फिर हम ही आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, बोल दीजिएगा तो, जो इस तरीके का फ्रिंज टॉपिक्स है ना जो कि आ चुका है पहले से पीवाईक्यू में, उसको लेकर के अच्छे से खत्म करके निपटा देंगे भाई, ठीक है। इन द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक द 2 strands ऑफ डीएनए आर। हमको नहीं पता, हमको सच में नहीं पता, पर हमको ये पता है कि डीएनए दिखता कैसा था। हमको वो पता है डीएनए का नाम ऐसा देखे हुए हैं ना, ये देखे हुए हैं ना आप इस टाइप का डायग्राम। तो ये सर्कुलर है क्या? सर्कुलर थोड़ी है भाई, परपेंडिकुलर थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। तो पैरेलल एंटी पैरेलल में ही मारिएगा। ज्यादा पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये होता है। तो एंटी पैरेलल ही सही बैठ रहा है, तो इसके लिए कुछ पढ़ने का जरूरत थोड़ी है भाई। हु पॉपुलरली हु पॉपुलराइज ड्रोसोफा एज अ जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म? पता नहीं भाई, अपग्रेड 3 है। पर अगर मेरा बात मानिएगा तो आपको जेम्स वाटसन के बारे में पता है, आपको ग्रिगर मंडल के बारे में पता है, आपको ये पता है कि ये दोनों अलग अलग लोग थे, मतलब इनका अलग अलग मेजर काम था। तो तुक्का मारना चाहो तो मार सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, थोड़ा रिस्की है पर मन करे तो मार सकते हो, मजा तो आएगा। द ट्रेट दैट इंक्रीजेस द ऑर्गेनिज्म चांस ऑफ सर्वाइवल इज अडेप्टेशन। अगेन सिर्फ पढ़ करके ही आपको समझ में आएगा, चारों का मतलब ही आप ये सब, इन चारों का आप हिंदी वाला भी अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। कैसे कहते हैं भाई, हम लोग की परिस्थिति के साथ खुद को हम लोग को बदलना पड़ेगा, वी हैड टू हैव वी नीड टू अडेप्ट विद द चेंजेस। वही है, मतलब ये तो इंग्लिश का सवाल है। एबीओ ब्लड ग्रुप कौन दिया? लैंडस्टीनर। आसान सवाल, पहले भी पूछा हुआ है, आरएएस में पूछा हुआ है, तो आसान सवाल है, ठीक है। नोबेल प्राइज भी मिला था इनको। इंसुलिन कौन बनाता है? पेनक्रियाज, पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछा हुआ है, ऐसे भी आपको पता होगा कि ये बहुत बीटन सवाल है। इनमें से कौन सा एक बायो कंट्रोल एजेंट है? अगेन सुनो, अब कहने वाला आदमी क्या कह देगा, भैया चैप्टर 12 का क्लास 10th का एनसीईआरटी से सवाल आ गया था, बहुत मुश्किल दे दिया था, हम आओ मतलब अब 11 12 पढ़ना पड़ेगा। अब समझो बात को, एजोबैक्टर नहीं पढ़े हो पहले, राइजोबियम नहीं पढ़े हो पहले, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है भाई, ये बायो कंट्रोल एजेंट कहां से हो गया? राइजोबियम नहीं पढ़े हो क्या? ये सब आपको जुबैर सर बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं, पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। तो दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। व्हाट इज न्यू इज या तो ये होगा या तो ये होगा। अब फिर वही बात है, जो थोड़ा सा ज्यादा मोटा भारी लगे उसको मार दो टिक, नहीं भी मारो भाई, अगर ये भी सही होता है ना तो कितना 50-50 तो जाओगे कम से कम, सवाल तो अटेम्प्ट लोगे कम से कम। और जब हमको 50-50 में मारना ही है तो हम जब पूरा ही आंख बंद करके ही मारना है तो यार क्यों ना जो मोटा है उसको मार दें। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, इतनी बार घटना चक्र पूछ चुका है, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, सबको पता है भाई। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, सब पढ़ा दिया गया है, आपको दिखा भी गया है भाई, डार्विन है, कोई बड़ी बात नहीं है। द विटामिन दैट इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगेन पीवाईक्यू में भी पूछा गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है, एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है, तो मतलब कुल मिलाकर के सवाल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? पता है आपको, ट्यूबरकुलोसिस, आसान सवाल है। Wind, the process of pollination by wind is called as anemophily. Again, this is an easy question. झारखंड पीसीएस में भी पहले पूछा जा चुका है, उसमें मैच द फॉलोइंग दे दिया था, एनीमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली और निथोफिली, ये सब है ना, तो आपको पता होना चाहिए, सवाल आसान था। द क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड अ होमोजाइगस रिसेसिव गिव्स ऑफस्प्रिंग। अब प्रैक्टिकली सोचे ना भाई, तो तुम एक आदमी देखे बोलेगा अरे तो पेपर पूरा टफ दे दिया था,
इसमें क्या होता है भाई, जो कैपिटल टी होता है मतलब वो होता है कि जो सुपीरियर वाला, और स्मॉल टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव वाला, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। टी 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 क्रॉस बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, हर ग्रुप के साथ एक कैपिटल टी है। जो कैपिटल बड़ा होता है वही डोमिनेंट होता है, तो इसका मतलब है ऑल टी टी 100% टॉल। साफ साफ दिख रहा है ना भाई। अब बोलोगे कि यार ये सब हम थोड़े एनसीईआरटी पढ़े हैं, हम साइंस बैकग्राउंड का थोड़ी हैं कि कौन सा टीचर बोले थे ना जुबैर एहसानी सर का, देखो जुबैर एहसानी सर का 67 बीपीएससी में नहीं करवाए ये सब करवा के बैठे हैं भाई। पढ़ोगे नहीं ढंग से फिर बोलोगे क्लास 12 का एनसीईआरटी आ गया, तो कहां से पढ़ते? तो वैसे थोड़ी होगा। विच ऑफ द फुल फॉर्म क्या है सीएफसी का भाई? आसान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सुनते ही आ रहे हैं पढ़ते ही आ रहे हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच फाइलम? अगेन अब फिर आपको लग रहा होगा यार ये सब तो अब क्लास 11 का एनिमल किंगडम पढ़ने बैठे हैं क्या हम वही कह रहे हैं भाई कि ठीक है सवाल टफ है, पर हम इसका टैग क्या डाल रहे हैं? टैग है इजी। टैग इजी क्यों है? क्योंकि जो 67th वाला आपको करने बोले थे उसमें आपको बढ़िया से जब ये बता ही दिए कि फाइलम पोरिफेरा को स्पॉन्जेस भी कहते हैं, साथ में ये भी बोले हैं कि इससे बहुत एमसीक्यू बनता है, और फिर तुम उस एमसीक्यू को गलत बना करके आए। क्यों? क्योंकि तुमको केवल घटना चक्र पढ़े थे कि घटना चक्र से जो आएगा वही ना बनेगा। या फिर तुमको कोई वीडियो मिला यूट्यूब पर कि 5 घंटे में कंप्लीट बायोलॉजी, कैसे कोई पढ़ा सकता है 5 घंटे में कंप्लीट बायोलॉजी? पढ़ा ही नहीं सकता है, और पढ़ा रहा है तो उसको, तो जो पढ़ा रहा है उसको पता है कि नहीं पढ़ा सकता है। तुम बेवकूफ बन रहे हो भाई। उससे बढ़िया है अगला एग्जाम का तैयारी करो, पर ये सब नाटक मत करो कि फिर एग्जाम देने गए और मतलब घर वालों का भाड़ा का पैसा बर्बाद किए। अब अलग घर में मम्मी पापा अलग टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि जा रहा है एग्जाम देने, जा रहा है एग्जाम देने। बेटा कोई पता है कि जा रहा है फांकी मार के आएगा, वहां से घूम करके खाना पीना खा के आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी? अगेन आसान सवाल है, याद आपको नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है आसान सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? हमको पता है भाई फूड चेन में सबसे पहले होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो कि आपका घास पेड़ वेड़ उसको जो चरे, जैसे गाय हो गया, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई ग्रास हॉपर घास यहीं पर आपको दिख जा रहा है भाई, फिर कहाँ आप परेशान है? ये सब एलिमिनेशन से बन रहा है। ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है? इतनी बार पूछा जा चुका है कि स्फाइगो मैनोमीटर से। तो आसान सवाल है। अब कुल मिलाकर के एक बात बताओ भाई, तुम आप जो अभी बायोलॉजी देखे, इस बायोलॉजी में आपको अगर हम अपग्रेड 3 की बात करें ना, तो अपग्रेड 3 में 11 सवाल हैं। इस 11 सवाल में एक एलिमिनेशन से बना, एक एलिमिनेशन से बना, 2 एलिमिनेशन से बना, 3 एलिमिनेशन से बना। इन 3, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एलिमिनेशन से बना, हम ये कह रहे हैं कि आप एलिमिनेशन से अटेम्प्ट किए 3, ये 3 का अटेम्प्ट किए भाई, किस्मत खराब भी रहा तो दो तो गलत हुआ, एक तो सही हुआ। एक सही हुआ तब भी 0.33 तो लेके ही भागे, आगे बढ़े, तो कुछ तो ले ही लिए ना भाई इससे। अब इन 4 सवाल, इन 11 सवाल है भाई 4 एग्जाम में, 3 सवाल के लिए तुम क्लास 11 12 का एनसीईआरटी खोल लोगे पढ़ने के लिए, और खोल लो तो खोल लो, किसका लोगे? तो हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि एकदम भागना है, पर हाँ ये है कि हमको कमर कसना पड़ेगा कि हमको जो चीज है मेरा पेरिफेरी में उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम आपको जो पिछला वीडियो में बताएं आपको उसको एकदम मास्टर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके साथ हम आपको जो जो मटेरियल अभी और देंगे उतना प्लस वो करना पड़ेगा, वो कर लो, निश्चिंत होकर के बैठना, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो कि जो सवाल आ रहा है वो गलत ना हो। कौन सा ग्लैंड कहाँ है, लेक्राइमल ग्लैंड क्या है, कितने पेयर्स में आता है, थाइमस, हर चीज जो चीजें आ रही है ना वो सब आपको क्लियर रखो भाई, उनमें गलती मत रखो, सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता। लगभग हम लोग देखो अपग्रेड इसमें कितना सवाल था भाई, इसके अपग्रेड में मतलब अपग्रेड 2 में एक सवाल था, ये सब हम अभी करवाएंगे आपका। अपग्रेड 1 अपग्रेड 2 की जिम्मेदारी मेरी है, वीडियो के अंत में हम लेकर के आएंगे। अभी आपका एक एक करके तीनों देख लीजिए। अपग्रेड 1 4 में 2 सवाल है अगेन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? ऐसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताते हैं कि जैसे आप इस वीडियो में ही देखेंगे ना, तो नीचे बीपीएससी भाई के साथ आपको एंड करके दिखाएगा बिहार एग्जाम्स बाय बीपीएससी भाई। ये एक तरीके का बैकअप चैनल है। बैकअप चैनल क्यों है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो इसके पिछले वीडियोस में बहुत बार हम कुछ कुछ ये बोल देते हैं कि ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस तरह का बात करते हैं, तो फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया था। अभी वो कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव हो गया है,
क्योंकि हम उस पार्ट को क्लिप कर दिए थे। पर आगे से अगर ऐसा कुछ होता है, और रिसेंटली अभी ये आने लगा है हमको इस तरीके का मेल कि हम मान लीजिए किसी का कोई लोगो इस्तेमाल कर देते हैं और उसके बारे में मान लीजिए कुछ भला बुरा कह देते हैं, तो हमको मेल आ जाता है कि लोगो इस्तेमाल किए हो तो कॉपीराइट मार देंगे। तो ध्यान देना है कि अगर इसमें कुछ हो भी जाता है तो ये चैनल रहेगा हमारे पास जुड़ने के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या था कि जो आप अभी ट्रिक्स देखे उस पोर्टल से, अब समझना बात को, क्या हम लोगों के हाथ में आया कि अगर कोई चीज में ज्यादा डिटेलिंग दी गई है, इसका मतलब कि वो सही होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम ये बात फिर से एक बार कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी बोले कि नॉलेज इज बेयर मिनिमम, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर नॉलेज अकेले इज नॉट सफिशियंट। यू हैव टू, अपने साथ आपको इनकलकेट करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड होता है, कि सवाल नहीं आए फिर भी कैसे उस सवाल पे अप्रोच किया जाए, कैसे उस सवाल का जो नस है उसको पकड़ा जाए। अगर आप कभी 50-50 ऑप्शन में फंसते हैं, आपको यह ध्यान देना है कि योर गट फीलिंग इज द राइट ऑप्शन। अगर आपके गट फीलिंग जो हो रहा है ना, कि आपको मन में, जैसे मान लीजिए आपको सवाल देखे, दो ऑप्शन तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार ये तो वाहियात है, जो बचा दो उसमें मारना है। इन दो में जो देख करके आपको अच्छा लगा ना, सबसे पहली बार जो टेम्पटिंग लगा ना कि इसका यही होना चाहिए, फिर आप थोड़ा दिमाग लगा के खराब कर दिए उसको, तो जो पहला लगा उसको सही माना जाता है। जो एकदम सिंपल स्टेटमेंट हो, जनरल स्टेटमेंट हो, कॉमन स्टेटमेंट्स हो, वो आपका जनरली सही होता है। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम दे दिया हो, जैसे आप अभी देखे ओनली दे दिया था, तो अगर इस तरह का कोई एक्सट्रीम सवाल है तो चांसेस आर कि दैट विल बी रॉन्ग। थिंक विद एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव, कुछ सवाल होंगे अभी आपको दिखाएंगे जिसमें आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। और कोई अगर ब्रॉड स्टेटमेंट देता है तो जो मोर देन ऑफन वो सर्वाइव कर जाता है एज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम फिर कह रहे हैं भाई, एलिमिनेशन से सिलेक्शन नहीं होता है, पर नॉलेज विथ एलिमिनेशन। आप आज के डेट में देखिए, जो भी आदमी आपको दिख रहा है ना कि अगर 110 115 मार्क्स लेकर के आ रहा है, वो लोग बिना एलिमिनेशन के ला ही नहीं सकते हैं। ये चीज आप अपने साथ आज इस वीडियो से अगर आपको एक चीज लेके जाना है ना, तो ये लेके जाइए, द माइटियर दे अपियर द इजियर दे फॉल। ये मेरा लाइन नहीं है भाई, ये सत्यम जैन सर का लाइन है, हम सीखे भी उन्हीं से हैं। इस लाइन ये आपको यहां पर नहीं, आपको लाइफ में भी हर जगह ये एप्लीकेबल रहता है कि जो प्रॉब्लम आपको देख करके सबसे खतरनाक लग रहा है ना कि यार यहां से कैसे निकलेंगे, वो सबसे इजियर होता है अगर आप अपना काम, कंपोजर और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ये तीनों मेंटेन कर लें। ट्रिपल सी अगर आपका मेंटेन्ड है तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं। ये चीज हम आगे आपको दिखाएंगे बड़े बड़े सवाल का। ये सब हम आपको वहां नहीं डाले क्योंकि हम यहां दिखाना चाहते थे। देखो स्टेटमेंट 1 क्या है, मतलब एक सवाल पढ़ते हैं, ये एडीओ का है, ठीक है। ये फेज 2 है, विथ रेफरेंस टू द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर रेस्पिरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द कन्वर्जन ऑफ ससिनेट टू फ्यूमिरेट इन द टीसीए साइकिल इज यूनिक बिकॉज इट इज द ओनली स्टेप, यूनिक भी लिखा है, ओनली भी लिखा है, by an enzyme embedded into the inner mitochondrial membrane and directly links the TCA cycle to the electron transport chain। क्या आपको कितना ज्यादा डेटा है इसमें, कितना इंफॉर्मेशन है इसमें, इतना डिटेल है, साफ देख के समझ में आ रहा है कि कहीं से कॉपी करके ला करके यहाँ उठा दी के डाल दिया गया है। तो जब भी कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट इतना डिटेल में दिखे ना, तो जनरली वो सही ही होता है। मतलब मोर ऑफन आप, मतलब आप देखिए हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। जहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत डिटेल डाल दिया है, ठूस ठूस के भर दिया, एकदम बड़ा हो गया है, डिटेल डोमिनेट्स, इसका मतलब है कि वो सही होगा। हमको कुछ नहीं पता लेकिन हम उसको सही मारेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द ओनली स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड एंड ऑल एटीपी जनरेटेड। अगर सिर्फ यहीं तक दे देता तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज भी होता। अब देखो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, एंड ऑल एटीपी जनरेटेड इन दिस स्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मतलब पढ़ भी नहीं पा रहा है आदमी ढंग से, तो हम कहां से उसको एनसीईआरटी में हम खोजें? एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट मिलेगा भी नहीं आपको। आप 3 चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़िएगा क्लास 12th का, उसके बाद आप ढंग से एक बार कोरिलेट कीजिएगा तो ये सवाल बनेगा। इन ग्लाइकोलाइसिस द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टिकाइनेज इज इलेक्ट्रिकली, क्या है भाई, पढ़ भी नहीं पा रहा आदमी, सोचो कितना डिटेल है। इस ऐसा सवाल कभी आपको दिख जाए, आंख बंद करके तीनों करेक्ट मारना है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंख बंद करके, जहां ज्यादा डिटेल दिख जाए। द रियलाइज नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, नीश का मतलब हम लोग क्या पढ़ते थे भाई, हैबिटेट की तरह, मतलब कि कहां वो रहता है उस टाइप से। अब ये एग्जैक्ट सेम हो गया था हैबिटेट, तो अब ये तो नीश है ना, तो रियलाइज नीश तो ये नहीं होगा। अब हमको अगर ये पता है कि ये बात जगह का हो रहा है, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, द हैबिटेट दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज अपोज टू द आइडियल।
द लाइफ पैटर्न दैट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अज्यूम्स। लाइफ पैटर्न तो हो ही नहीं सकता, ये हैबिटेट का बात करता है, एरिया का बात करता है, रोल का बात करता है, तो ये तो होना नहीं है, ये तो नीच है, तो ये रियलाइज नीच नहीं हो सकता। अब बचा आपका ये दोनों, इन दोनों में आप कम से कम 50-50 पे तो आ गए, तो ऊपर से उसको भी अगर ढंग से देखिएगा ना आप, तो द हैबिटेट दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज अपोज्ड टू द आइडियल, द एरिया स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई इन द फेस ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन। हम अब वही है कि अब अगर हम इसमें बोल दें कि डी देख के सही लग रहा है तो वो बायस्ड होगा। इन पे आप 50-50 पे आकर के आप खुद अपना डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना रहेगा। अगर आप 10 सवाल 50-50 पे मारिएगा तो उसमें आपका 5 तो कम से कम सही होगा, किस्मत सही रहा, दही वही खा के गए तो 6 तक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कुछ नहीं से कुछ लेके ही जाइएगा। Sieve tubes elements in the phloem are living cells but lack nuclei at maturity. Companion cells control the metabolic activities of the sieve tube elements through occluding junctions, ensuring that the continuous pressure gradient necessary for phloem loading and unloading of sugars. इतना जब एक्सप्लेन कर रहा है भाई, इसका मतलब है कि सही है। अब ये जैसे एग्जांपल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर लालजी। डॉक्टर लालजी सिंह एंड हिज रिसर्च इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। हमको कुछ नहीं पता लालजी कौन है, पर हमको लग रहा है भाई कि ये रिसर्च की बात कर रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है, आगे का दोनों ऑप्शन डीएनए की बात कर रहा है, तो भाई कुछ तो किए होंगे भारतीय, ये समझ में आ ही रहा है, कुछ तो किए ही होंगे डीएनए के नाम पर। क्या लगेगा आपको? अगर ढंग से सोचा जाए तो ऑप्शन जब स्टार्ट ही किया इस बेसिस पे, तो ठीक है यार, पहला तो सही हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे देता फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अदर देश, तो हम थोड़ा डाउट भी कर सकते थे। और आगे ऑप्शंस क्लियरली कह रहा है कि भाई डीएनए डीएनए मतलब डीएनए पे काम किए, तो होगा ही भाई, पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, ही इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन 1984 अहेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ठीक है भाई, अहेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स कर ही सकते हैं, और शायद इसीलिए उनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते होंगे, हमको नहीं पता इस बारे में। तीसरा पढ़ते हैं, इसको स्टैंड बाय पे रखो। तीसरा पढ़ते हैं, his research extensively applied to DNA fingerprinting to wildlife conservation including ancestry studies on tiger, peacock and elephant populations. Again, तीसरा पॉइंट कितना जनरल पॉइंट है, हाँ भाई हो सके होगा, कर सकता है, मतलब ऐसा थोड़ी लिखा है कुछ, कोई आपको पढ़ करके ऐसा अजीब सा फील हो रहा है क्या कि अरे नहीं ऐसा कैसे कर सकता है कि ही वाज द फर्स्ट ह्यूमन ऑन द प्लेनेट टू एवर अंडरगो अ फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कुछ इस टाइप से दिया है, नहीं दिया? लग रहा है हाँ भाई किया होगा, भारत का है, कहीं मिला होंगे उनको, टाइगर पीकॉक जाके कर दिए होंगे। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप ओनली 2 मारिए या तो ओनली 3 मारिए। पर अगर एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचें, हम फिर कह रहे हैं भाई एलिमिनेशन से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है नॉलेज से, बट दिस नॉलेज हैज टू बी सप्लीमेंटेड बाय योर एलिमिनेशन टेक्निक्स। आपको नहीं आएगा, अगर 150 में कोई आदमी 110 नंबर लेकर के आ रहे उसको कितना सवाल आता होगा, 60 से 70 सवाल आता होगा, उसके बाद एलिमिनेशन ही है पूरा। ही इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड द डीएनए टेक्निक। अब इसमें देखो आपका ये चांस है कि ये कितना आसान है इसको बदल देना। आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव पे सोचो तो 2 को पॉइंट तो सही लिखा ही, तीसरा पॉइंट उसके लिए कितना आसान है कि केवल एक छोटा सा टर्म है, साल 86 हो तो 84 कर दो, 88 है तो 84 कर दो, ये कितना आसान है। एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, इसमें गलती करना मुश्किल है। और खैर इसका तो लैंग्वेज भी देख के समझ में आ रहा है कहीं से उठा करके डाला गया है। हम बस इसलिए कह रहे हैं, तो फिर अगर हमको मारना ही है, अगर हमको तुक्का मारना ही है, तो फिर हम इसको गलत माने। और हो सकता है कि 10 में से 3 बार ये सही हो जाएगा इस तरह का स्टेटमेंट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अटेम्प्ट 10 से 10 बार करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरा सैंपल स्पेस ज्यादा है। हम ऐसे 10 सवाल पे ये काम करने वाले हैं, 10 सवाल पे करेंगे, 5 सही होगा भाई, 5 नेगेटिव होगा, टोटल हमको 3 3.5 नंबर तो दे के ही आगे बढ़ेगा कम से कम। तो ये देखो एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से कि यार क्या हो सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल ये सोचो भाई, consider the following assertion reason. In eukaryotic cells, the majority of the ATP produced during aerobic respiration is generated through oxidative phosphorylation in the mitochondria. फिर इसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को यहां पे समझा दिया। तुम ढंग से देखो, तुमको देख करके कोई डिसकंटिन्यूटी लग रहा है? The majority of the ATP is produced. The ATP, all the ATPs are produced. इस टाइप का कुछ अगर मान लो दे भी दे तो आदमी के मन में डाउट आ भी जाए। जब इस तरह का मोटा मोटा सवाल आपको दिख रहा है ना, तो उसमें जनरली होता है कि अगर आपको एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है तो द माइटियर दे अपीयर द इजियर दे फॉल, वो सही होगा। कुछ नहीं आएगा आपको, फिर भी आप एग्जाम देके निकलिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और जो कर रहे हैं उनको भी कुछ आ नहीं रहा। कितने लोग होंगे भाई एनसीईआरटी पढ़ करके 11 12 का जाएंगे वहां पर, कितने लोग होंगे? कोई पढ़ा भी होगा 11 12 में, तब भी
तो थोड़ा सा खुद पे भरोसा करना है और क्या। जो भी लोग 110 नंबर ला रहे हैं वो यही कर, लेकिन वही क्लियरली बताएंगे नहीं, क्यों? नहीं तो फिर 69th में आया था एनसीईआरटी बैच, 70th में आया था एनसीईआरटी अपग्रेड, एनसीईआरटी प्लस, 71 में आया लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बैच, 72वीं में लाएंगे एनसीईआरटी अपग्रेड प्लस प्लस, चलता रहेगा ये नाटक। 73वीं में बोलेंगे अरे यार फिर से एनसीईआरटी बेस्ड आ गया, अब देख अब असली एनसीईआरटी करवाता हूं। 74वीं में अब ये असली एनसीईआरटी है, चलते रहेगा ये। हमको क्या लेना देना उससे, अपना काम करके निकल जाएंगे, डॉक्टर थोड़ी बनना है। अपग्रेड 1 अपग्रेड 2 कैसे करना है भाई, सेम सर हैं जो जुबैर सर हैं, उन्हीं का आप देखिएगा ना, तो यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी का उनका एक प्लेलिस्ट है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी में क्या था ना कि बॉटनी और जूलॉजी के ही बेसिस पे वो मतलब एग्जाम ही था, उसमें एक मेजर सब्जेक्ट ही था। जैसे नहीं होता है कि अभी आप प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम देखिए तो उसमें 150 में 70 सवाल इकोनॉमिक्स का आ रहा है, सेम उसी तरीके से उसमें बॉटनी और जूलॉजी पे आता है। इसी पे उस पे इनका लेक्चर है, लगभग 113 वीडियो है। क्या आपको पूरा देखना है? नहीं देखना है। अगर आप पहले से देख चुके हैं, जो देखें वही देखिए, कुछ कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का आपको यहाँ पर लिंक दे दिया है, कौन से टॉपिक सप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल फोटोसिंथेसिस आप सप्लीमेंट कर लीजिए, जेनेटिक्स आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, जेनेटिक्स कर लीजिए, डिसीजेज वाला जो है वो देख लीजिए। अब आपको ये बताते हैं हम कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, यहां से रुक हटाएं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर गए हमारे, आपको टेलीग्राम के ऊपर देखिए आपको मिलेगा एक एनसीईआरटी बायोलॉजी का मैपिंग, एक सेकंड देखना तो स्क्रीन पर दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। ये क्या है भाई आपका, अब कुछ दिन बाद देखिएगा तो यही सब लोग उठा करके मतलब हर जगह आपको यही देखने को मिल जाएगा। हम क्या कह रहे हैं भाई कि इसमें ये जो आपको इधर ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक सेकंड, जो आपको ये सब टॉपिक्स दिख रहा है ना, सेल, हेरिडिटी, बायो फर्टिलाइजर्स, ह्यूमन, ये जो कंटेंट्स है ये आपका घटना चक्र का कंटेंट है। समझ रहे हो कहने का मतलब, ये वही चैप्टर्स हैं जो आपके घटना चक्र के चैप्टर्स हैं। आप गौर से देखिएगा तो घटना चक्र में सेल के बाद 5वें नंबर पर हेरिडिटी आएगा, फिर बायो फर्टिलाइजर्स आएगा, ह्यूमन, प्लांट, डिसीजेज, ये सब आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो जो चीजें यहां पर हाईलाइट करके दे दी गई हैं उसको आपको, जो जो चीजें आपको हाईलाइट करके दे दी गई हैं उसको आपको अच्छे से कर लेना है वापस से एनसीईआरटी से। अब फिर वही बात है, एनसीईआरटी से हम कैसे करें, पूरा किताब खोल के बैठे समझ में आएगा हमको, एक दिन आपको लग जाएगा। हम बता रहे हैं अगर कोई तुम बैठ जाओ एक दिन में तुम ये तीनों समझ के दिखा देना, उतना टाइम है अपने पास नहीं है, पर हमको करना ये चीजें। तो कैसे करेंगे, दो तरीका है इसका, सिंपल, मुश्किल से देखोगे तो 10-12 चैप्टर, 10 भी नहीं है भाई, 8-9 चैप्टर यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब हमको पढ़ना है, मान लेते हैं कोई क्लास 10 का चैप्टर बताओ, मान लो सेल का है, सेल में हमको मान लेते हैं टिश्यूज इन एक्शन पढ़ना है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई हेल्थ वेल्थ का कोई चैप्टर दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मान लेते हैं हमको ये पढ़ना है, या फिर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्या करेंगे, हमको ये पता है ये क्लास 8 का है, ये सॉरी क्लास 8 नहीं, ये क्लास 11 का है, तो क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। लेके चलो, तुमको लेके चलते हैं यूट्यूब पर जरा सा, आगे यूट्यूब पर, अब यहाँ पर सर्च करो, नहीं यहाँ पर, यहीं पर सर्च करना है ना, हाँ यहाँ पर अब सर्च करेंगे फोटो सिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11 वन शॉट बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पीडब्ल्यू डाल दो, आ गया पहला। जो भी चैप्टर आए भाई, 1.5 घंटे का है, 58 मिनट का है, कोई भी तुम एक उठा करके वन शॉट खोल करके देख लो। क्लास 11 साइंस का है, एनसीईआरटी डायग्राम पीवाईक्यू सब करवाया गया, 3 घंटे का हो गया। तो इस तरीके से, इसीलिए हम ज्यादा नहीं बताए हैं कि इतना लिमिटेड आपको बताएं कि जितना करना मुश्किल नहीं है। हम आप समझ गए हम किस तरीके से कहना चाह रहे हैं ना, कि ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है भाई, एक एक करके उठा लो। इस तरीके से 10-12 टॉपिक ही आपको बताया गया है, इससे आप कोई भी टीचर अपने मन से बस यूट्यूब पर सर्च मारो ना भाई, क्लास 10th, इसीलिए हम ये मैपिंग दिए है ना कि आपको पता रहे कि क्लास 10th का कहाँ जा क्या जाके मारना है। क्लास 10th का मान लो आपको चाहिए, क्लास 10th का कुछ नहीं बोले, ठीक है, तो जो भी हो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जैसे कीवर्ड मार के देखे, जैसे क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। अब देखो दिखाते हैं एक बार, क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बोर्ड्स, बोर्ड पीडब्ल्यू डाल दो, आ गया विजेता बैच, खोल करके यही देख लेंगे। अब वो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा, आहा, ठीक है जो भी हो, तो देख लिया, समझ में आ गया भाई, इसी तरीके से कर लेना है।
अब हम लोग किसके बात कर रहे थे भाई, ये आपका खत्म हो गया बायोलॉजी। आपका इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा करना हुआ तो फिर वो मतलब वो हो जाएगा कि बेवकूफ बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इन्हीं चैप्टर्स के साथ आपको कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, यूपीएससी का बायोलॉजी का आपको पीवाईक्यू बनाना है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। ये आप देखेंगे तो 2013 से पहले ऐसे सवाल आते थे। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा तो इसका पीडीएफ काट करके केवल साइंस का कि आप जाएं 40 पेज का प्रिंट करवा करके लाके घर पे भी रख सकते हैं, हाईलाइट करके इसको 20 सवाल, जो 200 सवाल है 200 सवाल को अच्छे से कंप्लीट कर लो। इस बार आप देखिए तो ये माइक्रोजिया पे सवाल आया हुआ था, अभी आपको देखे होंगे राइजोबियम आइजोबैक्टर पे सवाल आया हुआ था। तो हम कह रहे हैं, अभी आप देखिए ना थोड़ी देर पहले आपको हम ऑप्शन एलिमिनेट करवाए कि नहीं इन दोनों से, हम वही कह रहे हैं कि ये चीजें 200 सवाल है, इसको अच्छे से बैठ करके बना लो भाई। अननेसेसरी चीजों के मत भागो। 75 को बैच आएगा, 75 को एनसीईआरटी लोग आकर के बेचेंगे, सब बेवकूफ बनाएंगे। सब है तुम्हारे आंख के सामने, सब चीज तुम्हारे आंख के सामने है, थोड़ा सा बस मेहनत करना है। सारा पीडीएफ आपको दिखा चुके हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, फिजिक्स में क्या करना है, अगेन जो आसान सवाल है, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग सोर्सेस से बन करके आ रहा है, एलिमिनेशन इसमें थोड़ा कम है। अपग्रेड वन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर अपग्रेड वन का सिंपल मतलब है कि जो भी चीजें आपकी हल्का सा आप अगर न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर लेते हैं, हल्का सा आप अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उस पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, कंसेप्ट तो करना ही है, उन सब के ऊपर जो जितने सारे फॉर्मूलाज है ना, उन हर फॉर्मूला के ऊपर अगर आप 3-4 एमसीक्यू ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगा। फिजिक्स में जो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को आप देखिएगा तो एक वीडियो हम डाले थे, इसमें अभी यहाँ डालना भूल गए, जिसमें मोशन का करवाए थे, अकेले उस वीडियो से 3 सवाल आया, 1 घंटे का वीडियो था। अभी हम फिजिक्स का कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कि जो बेसिक पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, उसके साथ एनसीईआरटी के सारे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बीच में दिए हुए हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं हर चीज, और जिस पे नहीं दिया हुआ है जिस फॉर्मूला पे, उस फॉर्मूला पे 3-3 सवाल बनवा करके हर चीज आपको एक वीडियो आकर के मिलेगा। हम पहले बोले थे कि हम कोशिश करेंगे कि 17 तारीख तक इसको खत्म करने का, पर अभी जो करंट स्टेट हमको देख के लग रहा है, 2 दिन मेरी ट्रेनिंग आ गई थी फायर एंड सेफ्टी की, तो मतलब आप समझिए कि 20 तारीख तक आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, मैराथन वीडियो। आप फिजिक्स का चिंता हम पे छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देखे होंगे तो हम, अगर आप मैपिंग देखे हो, ज्योग्राफी देखे हो, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो ये उससे एक लेवल ऊपर ही रहेगा, और आपको पीडीएफ भी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप फिजिक्स का क्वेश्चन मैपिंग एटलीस्ट देखिए। अगर फिजिक्स की बात करें ना हम लोग, तो आप टोटल अगर देखिएगा फिजिक्स में, आप देखिए तो 41 सवाल आए थे। ठीक है, अगर केवल फिजिक्स के आप देखते हैं तो 41 सवाल आए थे आउट ऑफ दिस 113। एक एक करके करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या किए ना, इसका जो अपग्रेड 1, अपग्रेड 2, अपग्रेड 3 का मतलब है, देखो बताते हैं। इजी का मतलब क्या हुआ, जो कि अब तक जो आप पढ़ते आ रहे थे उसी हिसाब से बन जा रहा है। अपग्रेड 1 का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई बेसिक न्यूमेरिकल्स सारा कंप्लीट करवा दे। अगर आप एग्जांपल देखिएगा तो हम अपने YouTube चैनल पर एक डाले थे 72nd बीपीएससी एंड डीईडीओ का कंप्लीट साइंस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, जिसमें कि पार्ट 1 मतलब जो मोशन वाला पार्ट था ना, उसका हम आपको कंप्लीट करवाए थे। अगर आपको कोई सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करवा दे तो अपग्रेड 1 है। अगर कोई एकदम बहुत तगड़े से आप और हल्का इन डेप्थ पढ़ लें तो वो आपका अपग्रेड 2 है। और फिर बाकी आपका अपग्रेड 3 वाला मैटर यहाँ पे है नहीं। आप अपग्रेड 2 में देखिएगा तो केवल 3 सवाल अपग्रेड 2 में। अपग्रेड 1 देखिएगा तो 14 सवाल, मतलब हर एग्जाम पे आप देखिए तो 4 सवाल के लगभग आपको देखने को मिल रहा है, 4 से 5 सवाल। इसीलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर आपका अपग्रेड 1 इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एग्जाम, मतलब हर फॉर्मूला, हर सब्जेक्ट वाइज जो जो आपके यहाँ पे करंट है, तो करंट के आपके पास सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने का मतलब उसका मतलब भी पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपके पास 4-5 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए होने चाहिए। इस तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का टेंशन आपका खत्म हो जाना है। ठीक है, फिजिक्स का टेंशन आपको खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म ये सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा। हम इस चैनल, मतलब इसी ये पे ना, हम आपको फिजिक्स का एक महा मैराथन टाइप का वीडियो लेकर के आएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, 7-8-9 घंटे टाइप का जो भी होगा, टाइम का हम नहीं बता सकते हैं, अभी रिकॉर्ड नहीं किए हैं उसको। पर आपको ये न्यूमेरिकल वाला जो पूरा सेगमेंट है ना भाई, ये सब आपको मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा किसी चीज पे, इधर भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके सवाल देखते हैं। सवाल क्या है भाई, वही फोर्स 200 न्यूटन का कर रहे हैं अप्लाई, तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। एग्जिस्टिंग वाले में आप देख, अगर आप ये वीडियो देखे होते जिसमें कि हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताएं, ये सवाल आपके लिए सबसे आसान था। दूसरा,
ट्रक के बारे में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 400 मीटर 20 सेकंड, वेट ऑफ द ट्रक दे दिया है, फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला करना है और एक्सेलरेशन अपने को निकाल लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है भाई, आप देखिएगा तो ये भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे और इस पे न्यूमेरिकल्स भी बना चुके हैं। अगर आप अब तक ये वीडियो जो हम इस वाले वीडियो की बात कर रहे हैं अगर नहीं देखे हैं तो अब रुक ही जाओ। अब जो महामैराथन लाएंगे ना उसमें ये सब कवर्ड रहेगा, तो आराम से वहीं से देख लेना भाई। एनर्जी कंज्यूम्ड इन होम इज इतना, टोटल एनर्जी इन जूल्स, फिर न्यूमेरिकल है, आसान है, पर न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट अभी आपको करवाया जाएगा तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। स्पीड इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ये सब बताओ भाई। हर बार मतलब बीटन सवाल है, पहले भी आ चुका है, देखोगे तो छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, मतलब सवाल बहुत पुराना है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस, दिस मीन्स अगर आप मेरा ज्योग्राफी का मैराथन वीडियो देखिएगा ना तो उसमें हम ये करवा दिए थे। तो मतलब कहने का मतलब ये अपग्रेड 1 वाला है, अभी जो वीडियो आएगा आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखो भाई क्या है ना, सिंपल है कि आपको 3-4 भाग में बांट लेना पड़ेगा। एक आपको मोशन के भाग में बांट लेना पड़ेगा, दूसरा आपको करंट वाले भाग को बांट लो जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, जिसमें कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, सेमीकंडक्टर्स आएगा, और मोशन वाले में आपका ए टू जेड सब, वर्क एनर्जी, पावर, फोर्स, इनर्शिया, मतलब ग्रेविटी, ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स आपको उसमें वहां पर देखने को मिलेगा। तो 2 भाग में करके आपको करना चाहिए। और अगर आपको मतलब हम जितना यूट्यूब पर देखे ना तो कहां पर जाके रुकना है ना, इस टाइप का वीडियो नहीं है। मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब कि भाई हमको मोशन काम का है, पर हम मोशन में हमको एकदम रेक्टिलिनियर मोशन, बहुत टफ टफ चीजें, सर्कुलर मोशन, उसमें ये सब वेज पुली, हमको वो सब करने का जरूरत नहीं है। हमको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कहाँ पर आकर रुकना है, उसके लिए हम इसीलिए हम ये चूज किए। आप ये एनालिसिस करने के बाद ही हम ये चूज किए कि भाई मेरा जरूरत केवल फिजिक्स में है, बाकी सब जो अवेलेबल है उससे अच्छे से काम हो जाएगा, तो हम फिजिक्स करा देंगे। पेयर ऑफ ऑक्सीजन अगेन वही है भाई, वर्क डन, सिंपल सा एफ इंटू एस, कोई बेसिक सवाल है। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, पर वही है कि आपको करवाएंगे हम तो उसके बाद आपके लिए सब आसान हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर पता होगा आपको भाई, बार बार पीवाईक्यू से बीपीएससी भी पूछा हुआ है, यूपीएससी भी 2000 में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिनोट इलेक्ट्रिक पावर, ये अगेन पता होना चाहिए आपको, अगर आप मतलब पढ़ के रखे हैं करंट अगर, तो आसान सवाल ही है। इन अ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन सवाल, इजी सवाल है। कौन सा इक्विपमेंट से बचाता है फ्यूज, आसान सवाल है। ये है आपका चारों ऑप्टिक्स के ऊपर, अगेन दिस इज ऑल्सो इजी सवाल, तो इसके लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आप अपना एग्जिस्टिंग सोर्स हम आपको बताए हैं उस वीडियो में उतना ही कर लोगे तो ये सब सवाल बना लोगे। आइडियल गैस का ये अब है आपका अपग्रेड 2। अपग्रेड 2 क्यों है, क्योंकि अब ठीक है इसमें आपको एरिया अंडर द अगर निकाल लेते हैं प्लॉट करके तो काम आपका आसान हो जाएगा, पर मैं स्टिल कहूंगा कि थोड़ा मुश्किल सवाल है। हम लोग अब क्योंकि आ चुका है ये, तो अब तो हम अपने वीडियो में तो करवाएंगे ही इसको, पर ठीक है इस तरह का एक आध सवाल आ जाए, छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आसान सवाल, पढ़ के गए होते तो बनता। एसी सर्किट मुश्किल सवाल, अपग्रेड 3 हम भी नहीं पढ़ाएंगे, हम एसी ये सवाल तो करवा ही देंगे ऑब्वियसली, पर इस लेवल पे जाने का जरूरत नहीं है, एक आध सवाल आएगा तो छोड़ सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अगेन आई यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, आसान सवाल। 2 एस्ट्रोनॉट है मून के ऊपर खड़ा है, अब आपको अगर ये पता है कि लाइट के लिए मीडियम नहीं चाहिए जबकि साउंड के लिए मीडियम चाहिए, तो ये सवाल आपके लिए आसान है। कार कवर्स एन इक्वल डिस्प्लेसमेंट x विथ v1 देन v2, एवरेज जर्नी, एवरेज वेलोसिटी, अगेन आसान सवाल है मैकेनिक्स का। अगर आप मेरे ही वाला वीडियो देखे हो तो उसमें भी हम एक न्यूमेरिकल से ये करवाए हैं, बाकी आपको ढंग से ये करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। फिर इजी सवाल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट क्या है भाई, इसमें क्या नया है, अब तक नहीं पढ़े हैं क्या पीवाईक्यू में, ये सब नहीं आया है क्या? ये मुश्किल सवाल है भाई, कंडक्टर से रिलेटेड है, अभी हम करवाएंगे तो उसमें डालेंगे, पर मुश्किल सवाल है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा ना, तो जो भी आपको अपग्रेड 1 दिख रहा है ना, या तो आपको करंट से दिख रहा है या तो आपको मोशन से दिख रहा है, यही दोनों टॉपिक ही है जो परेशान कर रहा है, बाकी कुछ और खास है नहीं यहाँ पर। और करंट का मतलब फिर हम ये भी बात करते हैं, करंट का मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी है, ठीक है, ये भी आपका अपग्रेड 1 है। विच लॉ सपोर्ट्स इट, विच लॉ सपोर्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन, हाँ अगेन अगर आपको मोशन का आइडिया है तो आप इनर्शिया पे मार दीजिएगा। स्टार्स ट्विंकल बिकॉज, अगेन आपका पीवाईक्यू है, 67 में पूछा है, 1994 में पूछा है, आसान सवाल है। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर ये सवाल आप देखिए तो रेडियो के 2 फेज में ये सवाल पूछ दिया है, मतलब हाफ लाइफ वाला, तो उसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से।
अगेन एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आसान सवाल, आसान सवाल, आसान सवाल। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस, आपको अगर पता होगा, जैसे आप मेरे ही अगर देखे होंगे वीडियो ज्योग्राफी का, तो उसमें हम बताए हुए हैं बॉडी वेव, सरफेस वेव्स, तो ये तो टोटली पूछ दिया है, तो आसान हो जाता है भाई। इसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि यदि सरफेस पूछा है, बॉडी पूछा है। फिर आसान सवाल, सोलर सेल बनाने के लिए भाई हर जगह आप देख रहे हो सिलिका, सेमीकंडक्टर्स, पैक्स सिलिका, क्या क्या आपको करंट अफेयर में मिल रहा है, तो ये सब सोचने का जरूरत है नहीं, आसान सवाल है। फिर दोबारा पूछ दिया, आसान सवाल है, न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल है, कुछ टफ नहीं है, लेकिन जो आदमी न्यूमेरिकल किया ही नहीं है उसके लिए ये मुश्किल है। तो निश्चिंत रहो, हम आएंगे वीडियो लेके, सब करवाएंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज टी, इतना। अगेन आप देखिए, थोड़ी देर पहले भी एक एडियो फेज 1 में हाफ लाइफ पे सवाल आया था, फिर यहाँ पर आया उधर 0.693 वाला था, देख लेंगे भाई। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2, आसान सवाल है। जब कोई गैस एक्सपैंड करता है एडियाबेटिकली, खुद ही एक बात सोचो, एक्सपैंड करता है, मान लेते हैं सिलेंडर था, यहाँ इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, पिस्टन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ढक्कन। अब आप ढक्कन को बढ़ा दिए तो इसके अंदर जो गैस था, अब वो गैस फैल जाएगा। अब आपका जो ढक्कन था वो यहाँ आ गया, तो जो अगर पहले गैस ऐसा था, तो अब वो गैस के बीच में जगह बन गया भाई, ऐसा ऐसा हो गया। अब आपस में जगह बन गया तो आपस में कम टकराएगा, आपस में कम टकराएगा तो ठंडा जाएगा, क्योंकि टकराता है तभी तो। आप हाथ को घसिए, गर्म हो रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, आसान सवाल है भाई, मतलब आप लॉजिकली सोचिए, उसका हिंदी वाला पढ़ के तब भी आपसे बन जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, आसान सवाल है, पूछा हुआ है पहले। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पूछा हुआ है पहले। ऊपर देखो पहले भी आया हुआ है, मतलब कि कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये अगेन आपका अपग्रेड वन है, क्योंकि हम लोग को जनरली थोड़ा कंफ्यूजन रहता है रेजिस्टेंस का, कि हम रेजिस्टिविटी का पढ़ें, रेजिस्टेंस का पढ़ें, सेमीकंडक्टर्स के लिए इसका क्या रिलेशन है, एवरीथिंग वो पूरा आपको स्पेक्ट्रम कवर होना चाहिए, तो वो करवा दिया जाएगा। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, अगर रोहित सर का जो हम वीडियो बताए थे आपको, जिसमें वो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाते हैं, अगर आप वो पढ़े होते साइंस का प्लेलिस्ट, तो उसमें भी ये करवाया गया है, तो आसान सवाल है भाई। फिर वही बात है कि ये भी न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल नहीं है भाई, बस आदमी फॉर्मूला और उसके हम इसीलिए करेंगे ना कि जितने फॉर्मूला हैं मेरे वीडियो में आप देखिएगा, हर फॉर्मूला के ऊपर आपको 2-3 हम न्यूमेरिकल अच्छे से करवाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए क्या है भाई, बैरोमीटर, कितनी बार पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बेसिक सवाल है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या है, या फिर ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या है, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर का आप जानते हैं, दूध का। तो अगेन आपका यूपीपीसीएस 96, 95, 2008 सवाल बार बार पूछा गया है, इसका मतलब आसान सवाल है। हम कुल मिला के कह रहे हैं कि फिजिक्स में आप जो पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप दो टॉपिक को, मोशन वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। जो आपका सॉरी भाई, ऑप्टिक्स तो जो आप पढ़ के रखेंगे उतना काफी है आपका। मोशन अच्छे से पढ़ लो और करंट अच्छे से पढ़ लो। करंट का मतलब करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। और आपका देखो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चार्ज के बारे में पढ़ाई करें, चार्ज स्टेगनेंट है ना, मतलब स्टैटिक चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, मूव घूम रहा है तो उसको करंट पढ़ते हैं, और आपका एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, ये 4-5 चीज बस इसमें कर लीजिए आप, मतलब दो मेन थीम को कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स बना लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, मतलब ठीक है, समझ में आ गया। अगेन आपको ये पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा फिजिक्स का, जो लगभग 120 से 130 सवाल है, उसको ढंग से अच्छे से बैठ के बना लेना, हम जो लाएंगे वो कंप्लीट कर लेना, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब आ जाइए केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि सोर्सेस फिजिक्स के ऑलमोस्ट सेम है, बस दिक्कत देखा है कि न्यूमेरिकल आपको बढ़ाना है, तो जो आप घटना चक्र वगैरह सब किए हैं सब करना ही है, उसके ऊपर आपको ये बस लेना है। सारे एमसीक्यूज, मतलब न्यूमेरिकल वाले फॉर्मेट में जो भी मेजर फॉर्मूलाज है आपका करंट का, देखो बेसिक तो दो ही चीज है भाई, या तो आपका मोशन वाला पार्ट है जिसमें काइनेमेटिक्स है, जिसमें कि हर चीज आया, वर्क पावर एनर्जी भी आ जाना है, एनर्जी आ जाना है, आपका एसएचएम आ जाना है, फिर आपका जो साउंड हो गया, फिर आपका पुली सिस्टम, चेन सिस्टम, फोर्स, फ्रिक्शन, इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, हर चीज आ जाएगा। दूसरा आपका है करंट, अब उसमें आपका चार्जेस के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा अगर हम स्टैटिक चार्ज की बात करें, अगर हम करंट की बात करें, फिर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सुपर कंडक्टर्स की बात करें, ये सब चीज आपको उसमें कवर हो जाएगा 2 भाग में। तो मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के आएंगे, एक में पूरा मोशन का पार्ट खत्म हो जाएगा, दूसरे में पूरा करंट का पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री का एक बार आप मैपिंग देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री देखें, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में,
पर देखिए आप लगभग आपका 25 सवाल केमिस्ट्री से आया है। ये कौन कौन सा एग्जाम है? अगेन वही 71वीं एईडीओ तीनों फेज के, ठीक है। तो मतलब क्या है, केमिस्ट्री का वेटेज कंपैरेटिवली फिजिक्स और बायोलॉजी के हिसाब से कम है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसका क्लासिफिकेशन देखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सेम हम लोग एक आसान रखें। आसान क्या है? अगेन जो सवाल आपका एग्जिस्टिंग सोर्स से बन जाता, अगर आप घटना चक्र से कर रहे हैं, अगर वो घटना चक्र से बन जाता तो वो आसान था। एलिमिनेशन से कितने सवाल आपके केमिस्ट्री में बन सकते थे? 6 सवाल एलिमिनेशन से बन सकते थे। अपग्रेड 1, अपग्रेड 2, अपग्रेड 3, 2 2 1। समझ में क्या है आपने को कुल मिलाकर के, कि मोटा मोटा देखें अगर हम, तो जो ट्रेडिशनल लाइंस है उसी ट्रेडिशनल लाइंस पे ही चलता आया है। पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो अगर हम अपग्रेड कर दें, और बाकी जो मैन हैंडलिंग वाला अपग्रेड है, अपग्रेड 3, उसको यहां पर करने का कोई मतलब नहीं है हमको। जो टॉपिक एग्जैक्ट आया है सेम टॉपिक हम भले अच्छे से पढ़ लेंगे, और बाकी अपग्रेड 2 एक बार देखेंगे, जो हमको जैसा महसूस होता है जोश में है तो बना लेंगे, ठीक है। एक एक करके ये सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 एन HCl सोल्यूशन कितना है? ये सवाल कि ऑलमोस्ट हमको लगता है 3-4 बार आ चुका है। अब आप यहां पर देखिए घटना चक्र वाला, अगर आप देखिएगा तो 66 बीपीएससी में सवाल एक पूछा हुआ है, 64th बीपीएससी में एक सवाल पूछा हुआ है। तो ये अगेन है कि ये सवाल आसान सवाल है, आसान कैटेगरी में डाल दिया गया। दूसरा है विच कंपाउंड इज नोन एज द नाइट ग्लोइंग पिगमेंट। हमको नहीं पता, ना हम पढ़े हैं इसका। अब हम वापस एक बार ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट किए तो दिख रहा है कॉपर सल्फाइड डोप्ड जिंक, ठीक है, बोरोन कॉपर, बेरियम सल्फेट बेस्ड कॉपर, और एक दिख रहा है यूरोपियम बेस्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट, स्ट्रोंशियम। अब आप अगर ढंग से पीवाईक्यू बनाए होंगे तो देखिए 67th बीपीएससी का सवाल है, which among the following would cause the brightest red color due to bursting of crackers, और उसका आंसर था स्ट्रोंशियम। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके, मतलब इसके सारे ऑप्शंस पढ़ के जाने थे, हम वो सब भी नहीं कह रहे हैं, इसका ऑप्शन था स्ट्रोंशियम। इसका मतलब कि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे थे आपको ये बात तो पता थी कि भैया अगर कोई पड़ाका कहीं पे फूटा है और उसमें लाल रंग दिख रहा है तो दैट रेड कलर इज ड्यू टू स्ट्रोंशियम। इतना आपको पता है। अगर आपको इतना पता था तो फिर ये आपको नाइट ग्लोइंग पिगमेंट, पड़ाका में लाल रंग, ग्लो करना, तो आदमी एलिमिनेट भी करिएगा तो आपको स्ट्रोंशियम मारना चाहिए। अब देखिए दो तरह का होता है एलिमिनेशन। एक होता है कि बस एलिमिनेशन हमको बताना हो कि यार एलिमिनेट कर दो, तो हम कुछ भी लॉजिक बोल दें, एक्स वाई जेड बीटा लैम्डा। यहां पर हम वो लॉजिक नहीं बोल रहे हैं। यहां पर एक्चुअल में अगर आप ढंग से पीवाईक्यू बना करके जाते तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करता वहां पर, और अगर दिमाग में स्ट्राइक करता तो आप बना करके आते। आगे क्या है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म। अगेन ये है कि बहुत क्लियरली, आप जरूरी नहीं है कि आप मतलब इसका ये कर पाए, एलिमिनेट कर पाए, पर एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। कितनी जगह हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ये सब देखते हैं, स्मार्ट फिल्म में कहाँ यूज होगा? ये सब तो पुट्टी मारने के लिए आता है इस्तेमाल। सिलिका रेत है, वो स्मार्ट फिल्म में कहाँ आएगा? बच रहा है क्या? जिंक क्लोराइड बच रहा है, इंडियम टिन ऑक्साइड बच रहा है। इन दोनों में आपको थोड़ा सा मतलब हैवी टाइप का कौन सा लग रहा है? इंडियम टिन ऑक्साइड ही लग रहा है। अगर जिंक क्लोराइड यहां दिया था, देना होता तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड दे देता, सोडियम क्लोराइड दे देता, FeCl3 दे देता। इंडियम टिन ऑक्साइड क्यों दिया होगा? यही है एलिमिनेशन, कि कुछ चीज जो कि स्ट्रेट अवे आपका निकल जाए उसको निकालो। सिलिका स्ट्रेट अवे निकल रहा है, स्ट्रेट अवे निकालो। कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रेट अवे निकल रहा है, स्ट्रेट अवे निकालो, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में जो पढ़ के थोड़ा सा भारी लग रहा है, जो थोड़ा सा लग रहा है कि यार इंडियम टिन ऑक्साइड क्यों ही देगा, जब जिंक क्लोराइड दे सकता है तो MgCl2 भी दे सकता है ना। तो वो देखो ये एलिमिनेशन से बन जाता। अब भले ये घटना चक्र में नहीं है, क्वेश्चन नॉट फाउंड इन घटना चक्र, पर ठीक है, जरूरत भी नहीं है, हर चीज का जरूरी भी नहीं है ना कि एकदम मिले ही। फिर क्या है भाई, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। इसका क्या है कि कुछ कुछ जगह तुम देखोगे ना, अगर घटना चक्र का अगर वो देखा जाए, वो वाला सेगमेंट देखा जाए जो कि क्वेश्चन से पहले दिया जाता है, तो तुमको प्लेटिनम दिख जाएगा। अगर डिसीजेस का एग्जाम्पलर बनाओगे, जो हम तुमको भेजे हैं, एक नहीं वो टॉपअप शीट, यलगार टॉपअप शीट डाले थे, अभी वापस इसमें डाल देंगे, तो ये बन सकता है। पर फिर भी हम, मेरे हिसाब से इसमें अपग्रेड 2 चाहिए। क्यों? क्योंकि ना बहुत जगह पर आपको आयरन भी दिखता है, तो मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग चीज है। पर अगर देखा जाए तो ये बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आदमी काट देगा, इन दोनों में कंफ्यूज होगा, 50-50 पे जाकर के खेल लेगा, ठीक है। फिर है विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा कंपाउंड यूज होता है। अब आपको इसके लिए जाना होगा क्लास 12th का एनसीईआरटी। क्लास 12th का एनसीईआरटी में जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि मतलब डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, पर देखो क्या क्या है कि आप आईयूडी डिवाइस यूज कर सकते हैं। इस आईयूडी डिवाइस में CUT, CU7 और मल्टीलोड 375 होता है। तो पहला चीज आपको यहाँ पर से अभी लेके चले आना है कि अगर अगला बार सवाल आपको पूछता है इंट्रा यूटरीन डिवाइसेस जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए मतलब नहीं हो उसके लिए आता है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है, तो उसके अंदर कॉपर होता है। एक चीज अभी से याद रख लीजिए आप। दूसरा अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिएगा तो एंड द हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज आर प्रोजेस्टेरेस्ट एंड LNG20। ये जो LNG20 है ना, यही है आपका यहाँ पर जो आपको एक सेकंड, ये जो LNG20 है यही है आपका लेवोनोगेस्ट्रॉल। ठीक है, अब सच्चाई क्या है कि भाई हम पढ़ भी लेंगे ना तो हम LNG का फुल फॉर्म नहीं पढ़ने वाले हैं। हम LNG का फुल फॉर्म पढ़ भी लिए, उतना महारथी हैं भी, तो क्लास 12th के फिर सारे चैप्टर्स का इस लेवल पर इस डिटेलिंग तक पढ़ पाओगे। और पढ़ करके क्या मिल जाएगा, एक सवाल मिल जाएगा। अभी हम इसको एलिमिनेट करके तुमको दिखाते हैं। सेट्रिजिन, सेट्रिजिन जब होता है हम लोग के घर क्या वो जब कुछ पित्ती टाइप का हो जाए, एलर्जी हो जाए, तब सेट्रिजिन खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ये एलर्जिक दवा है, नाम सुने ही होंगे। कोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी नहीं सुने हो भाई, अर्गो कोले कैल्सीफेरॉल, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना आप। तो आपके पास यहां पर फिर अगेन देखो दो चीज आपका चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये दोनों तो नहीं होगा। अब फिर आ गया 50-50 पे, 50-50 पे आ गए तो अब तुक्का मारिए। अब तुक्का मारने का हम ये नहीं कह रहे हैं, आपको सुन करके लगेगा कि ये सब आंसर बायस्ड है, आंसर आ जाने के बाद आदमी बोल रहा है। पर अगर वनलाफ्लेक्सिन और लेवोनोगेस्टेरॉल में कुछ मारना होगा तो आदमी को इसी यही मारना चाहिए, क्योंकि यही थोड़ा सा मोटा भारी टाइप का लग रहा है। पर हम कहते हैं नहीं मारे आप, कोई दिक्कत नहीं, 50-50 पे आओ, ये मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सवाल मारोगे भाई, 3 सवाल या 2 सवाल सही होगा ना तो भी नेट पॉजिटिव में ही रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगेन है कि इसके लिए हम अपग्रेड 3 है भाई, अपग्रेड 3 का तैयारी करते करते मैन हैंडलिंग हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि केवल हम एलिमिनेशन पे फोकस करें, जरूरत नहीं है हमको उतना पढ़ने का। वाई आयरन इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट, अगेन इतनी बार सवाल ये पूछा जा चुका है कि ये सवाल गलत करना एकदम पाप है। विच कंपाउंड इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग, अगेन ऑक्टेन रेटिंग का सवाल देखो यूपीपीसीएस 2010 में एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्रा एथाइलिड सवाल आया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए, मतलब आसान सवाल है। फुल फॉर्म ऑफ PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तुमको नहीं पता है इसके बारे में कुछ, हमको भी किसी बारे में कुछ नहीं पता। इन चारों ऑप्शंस को देखो, सबसे मोटा भारी तगड़ा ऑप्शन कौन सा लग रहा है। दे नहीं होता उसको, जैसे इस तरह से कुछ कुछ दे दिया यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी CO3, ये देख के नहीं लग रहा है भाई कि ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एलिमिनेशन का सबसे बड़ा रूल है कि जो ऑप्शन ज्यादा डिटेलिंग में घुसे, कि मतलब जो ऑप्शन देख करके ज्यादा डेंस लगे वो सही होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। अगेन इसमें वही है, ये आपका सवाल सही है। अब ऐसे करने का तो याद कौन कर लेगा भाई, कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हमको लगता है जिसको भी एलिमिनेशन का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा वो इस सवाल को आराम से बनाएगा। अगेन रिएक्शन दिया हुआ है H2+C मिला करके देगा तुम्हारा H2+CO, क्या है ये एग्जाम्पल ऑफ अगेन एनसीईआरटी का आपको क्लास 10 क्लास 8 सब ठीक है, पर घटना चक्र में देखो, घटना चक्र में दिया हुआ है वाटर गैस, RAS का सवाल है, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हैप्पी बाई क्यू। अब देखो अलग बात है कि तुम बोलोगे कि यार पर ये एकदम जनरल सवाल थोड़ी है, जैसे जनरल सवाल देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन में दे देगा तुमको NaCl, तो बोलोगे सही आसान सवाल है। किसी के लिए ये सवाल मुश्किल हो सकता है कि यार इतना डिटेल में कौन पढ़ा होगा, पर हम कह रहे हैं कि जब सब पैटर्न बदल रहा है तो अब इजी का डेफिनेशन भी बदलेगा। इजी का डेफिनेशन सिंपल ये है कि घटना चक्र से अगर आ रहा है तो वो आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग्स द हेलोजेंस इज फ्लोरीन, द हेलोजेंस आर नॉन मेटल्स, देखो आर नॉन मेटल एलिमेंट एंड आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिएक्टिव, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमको पता है ना कि इस हिसाब से चलता है, फ्लोरीन क्लोरीन इस हिसाब से आगे बढ़ता है। तो अब ये सब सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको हो सके आपको ये भी मुश्किल लगे, पर मुश्किल नहीं है ना ये। अब जैसे एग्जांपल ये सुपर ग्लू इज अ पॉलीमर ऑफ, कहीं कहीं आपको नोट्स वोट्स में मिल जाएगा, जैसे हम जो आपको बताए थे सोर्स पढ़ने का केमिस्ट्री, उसमें ये बात बताए हुए हैं सर। पर यहां पर मान के चलते हैं कि हमको अगर नहीं पता है, ऑप्शन देखो एसिटिक एसिड, विनेगर, इतनी बार पढ़ चुके हो भाई इसको, PYQ भी है,
सोडियम बेंजोएट, फूड प्रिजर्वेटिव, ठंडा वंडा में डाला जाता है, ये सब कितनी बार पढ़ चुके हो भाई। तो ये दोनों तो नहीं है ना, अगर ये दोनों नहीं है तो बचा क्या, विनाइल क्लोराइड और साइक्लो और श्यानो एक्रेलेट। अब सुपर ग्लू बोल रहा है, पॉलीमर बोल रहा है, अगर जो मानना है, देखो पीवीसी भी रहता है। हम अब यहाँ पर हम 22 नहीं दिखाएंगे, पर एटलीस्ट 50-50 पे आ गए ना, तो कोई भी एक मार के आगे बढ़ो। और अगर फिर वही बात है तो बोलोगे कि आंसर बायस है, पर देखने में साइनो एक्रिलेट ज्यादा आपको नहीं टेम्पटिंग लग रहा है, जो ज्यादा टेम्पटिंग लगे वही आपका आंसर होना चाहिए। हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड, क्या तो सबको पता है भाई, लाल रंग होता है तो डालना छोड़ दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उस सेम चीज को रिपीट कर दिया गया है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस टू दैट ऑफ द अननोन गैस। अगेन अब ये क्लास 11 का आप देखिएगा तो डिफ्यूजन का एक टॉपिक है जिसमें आपका इस टाइप का एक रिलेशन होता है, इस बेसिस पे आपका ये बनना है, पर हम कहते हैं कि छोड़ दो, ये अपग्रेड 2 में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये सवाल आ चुका है तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे, वो हम मानते हैं, डिफ्यूजन को अच्छे से पढ़ लेंगे, पर हो सकता है ना कि 72वीं में आपको डिफ्यूजन के अलावा कुछ और दिख जाए, तो एक आध सवाल गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कट ऑफ ही गिराएगा, आपको बहुत घाटा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, ये सवाल गलत करो उसके बाद तुमको घाटा होगा। हम वही कह रहे हैं, घाटा आपको तब होता है जब ऐसी सवाल आप गलत कर देते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिला है। अगेन फ्रुक्टोज होगा भाई, इतना बार पीवाईक्यू पूछा गया है, 2017 में पूछा है, आईएएस प्री में भी पूछा है, तो पीवाईक्यू है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। अब ये अगर आप गलत कर रहे हैं कि ब्रास किसका एलॉय है, तो फिर कैसे होगा, इतना बार पूछ चुका है। CO2 is used in the fire extinguisher because, पढ़ो साफ साफ दिख रहा है, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, 67 बीपीएससी का पीवाईक्यू है, देखो 67 का ही निकाल करके यहाँ लिखा गया है। एम्फोटेरिक कौन कौन थे, Al2O3, MnO2, BeO, ZnO, Cr2O3, SnO, ये सब का पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, सिंपल है भाई, क्या ही इसमें आप डायरेक्ट या तो घटना चक्र में भी है ये, पर आप एलिमिनेशन से भी देखेंगे तो समझ में आ ही रहा है। नाइट्रोजन तो यार इतना 70-71% तो हम लोग नाइट्रोजन लेकर घूम रहे हैं, तो फिर तो अब तक धरती खत्म ही था। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, अगेन बहुत कॉमन चीज है, आप कहीं से भी पढ़े हो, अगर आपको ढंग से तैयारी करके गए हो, देखो स्टील में क्या क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है, उसी को अगर आपको स्टेनलेस बनाना है तो उसमें निकल, क्रोमियम और मैंगनीज डालना है, एकदम ट्रेस अमाउंट्स में, लेस देन 5%। निकल उसको नॉन मैग्नेटिक बना देगा, क्रोमियम उसको रस्ट फ्री बना देगा। तो अगेन कुछ बड़ी चीज नहीं है, सब पता है आपको और है पीवाईक्यू में, तो ये सब सही हो जाना चाहिए। द एटॉमिक नंबर और मास नंबर, अगेन आसान सवाल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज बहुत बार आया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब फिर ये बात है कि देखो रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर एक सवाल आया हुआ है घटना चक्र में, पेज नंबर ये देखोगे तो, पर इसमें भी अगर आप हल्का सा सोचते ना तो मतलब थोड़ा आपको समझ में आता कि यार इस, अगर आपका हल्का सा 10th तक ढंग से पढ़ लिए हैं, 10th तक का, तो ये समझ में आता है आपको यहाँ पर भी Na+1 है, Cl-1 है, ये सेम रह गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि CaCO3, यहाँ पर भी Ca+2, यहाँ भी +2 वाले फेज में है, तो फिर अगेन इसमें फर्क नहीं हुआ। H2O में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर H जो है वो +1 हो गया और ऑक्सीजन जो है वो -2 हो गया, तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है कि एक ऑक्सीडाइज होना, एक रिड्यूस होना। नेचुरल पॉलीमर, अगेन पीवाईक्यू है, इनमें से कौन सा कॉपर एलॉय नहीं है, इतनी बार पूछा गया है। आप देखिए ब्रांस, ब्रॉन्ज, जर्मन सिवल, निकोजी करके याद करना था, निकल, कॉपर, जिंक, पूछा हुआ है ये सब सवाल, तो ये सब सवाल गलत हो रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, अगेन पूछा हुआ है डायमंड। अब अगर आप मतलब प्रैक्टिकली सोचते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आसान सवाल 14 है, एलिमिनेशन से 6 बन रहा है, इस 6 को आप हटा भी देंगे तो आपका 3 तो सही होगा। अपग्रेड 1 हम कर लेंगे, अपग्रेड 2 और अपग्रेड 3 छोड़ देंगे भाई, 2-3 सवाल, ये 4 पेपर में 3 गो सवाल है अपग्रेड 2 और अपग्रेड 3 का, एक पेपर में 1 या 2 सवाल आएगा, हम उसके लिए किस लेवल पर माथापच्ची करें। तो इसीलिए मतलब करना है, अपग्रेड करना है खुद को, बस बहुत स्ट्रेटेजिकली करना है कि कौन कौन से चैप्टर। अब आपको फिर आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम लास्ट में आपको सब दिखा देंगे कि किस मतलब किस एनसीईआरटी का क्या चीज कर लेना है, तो वो फिर आपको वहां से पता चल जाएगा। तो इसमें भी अगर आपको हम हाईलाइटेड टॉपिक्स दिखाएं ना, जैसे एक सेकंड रुकिएगा जरा सा, दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिखना स्टार्ट हुआ। ये आपका
केमिस्ट्री का है, जैसे देखो फिजिक्स का भी आप जो देखें हम लोग भाई, फिजिक्स में अब आपको मतलब वैसे तो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम करवा देंगे, पर फिजिक्स का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हाईलाइट कर दिया गया। सेम कैसे करना है वही जा करके क्लास चैप्टर सर्च मारना है। और इधर जो आपको दिख रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो पूरा है ना, ये जो मास्टर टॉपिक लिस्ट है, ये पूरा घटना चक्र के आधार पर ही है। तो घटना चक्र पे जो बनाना उसके अकॉर्डिंग ये दोनों देख लेना, इनके पीछे के सवाल बनाने वो बना लेना, इनके एग्जाम्पलर बनाने वो बना लेना, आगे बढ़ जाना। जहां तक बात रहा आपका केमिस्ट्री का, तो फिर केमिस्ट्री में वही है भाई, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको, और मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट अगर आप नहीं भी कुछ करते हैं ना, तो आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसे एग्जांपल देखो फिर से एक बार दिखाते हैं, क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट है। अब चलो यहां पर क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट वन शॉट डाल दो। 2 घंटे का है वीडियो, उठाओ अच्छे से देख लो, काम खत्म हो जाएगा भाई। 2-2.5 घंटा जो मन करे, इंग्लिश हिंदी सब है दिया हुआ। तो वही कह रहे हैं, किसी भी एक का उठा करके निपटा देना है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो जो टॉपिक्स हाईलाइट किए अगर उनको कर लोगे, मेटल एंड नॉन मेटल कर लोगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट कर लोगे, ये सब अगर कर लेते हो, कार्बन एंड कंपाउंड कर लेते हो, तो तुम्हारा काम इससे ऊपर चाहिए ही नहीं तुमको। 4-5 टॉपिक बताए हैं भाई, 4-5 टॉपिक बैठ के देखोगे 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जो तुम एग्जिस्टिंग पढ़े हो प्लस ये ऊपर से एड ऑन हो गया, काम खत्म है। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, ठीक है? तो बार बार शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है? अब ये तो हम लोग देख लिए। समरी क्या है भाई, नॉलेज इज मैंडेटरी बट नॉट सफिशिएंट। आंख कान दिमाग सब खोल करके सवाल बनाओ, सवाल बनेगा। यहां से तुमको क्या मिलने वाला है, बीबी सपोर्ट क्या क्या है, कैटेगराइज्ड पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट, जाओगे टेलीग्राम पर क्लिक करना, टूल किट के ऊपर तुमको कहीं और लेके जाएगा, वहां पर तुमको ये सब मिल जाएगा। कैटेगराइज्ड पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा। एनसीईआरटी मैपिंग पीडीएफ खोल खोल करके देखना कि यार कौन सा काम का है, कहाँ है। हम हाईलाइट भी कर दिए, और आपको अगर मन करे और करने का तो और भी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मिल जाएगा, जिसका ये एग्जैक्टली इसी से, जिसका आप चाहें तो एग्जाम्पलर भी बना सकते हैं। पर एटलीस्ट ये बना लेना, मतलब जो वीडियो जैसे हम बताए जिस तरीके से देखना है वो एटलीस्ट देख लेना। फिजिक्स का तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब लेकर के आएंगे, इतना तगड़े तरीके से पढ़ाएंगे कि एक सवाल गलत नहीं होगा। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाए थे भाई 4 घंटे में, आप देखिएगा तो फेज 1 में 7 सवाल आया था, 8 सवाल आया था बायोलॉजी ज्योग्राफी का, 4 घंटे में 7 सवाल बन रहा था। थोड़ा भरोसा रखो। रेफरेंस के लिए हम अपना शॉर्ट नोट्स डाल देंगे कि अगर कैसे बनाना चाहते हो, ताकि 20-25 पेज में आपका पूरा बायोलॉजी निपट जाए, 10 पेज में पूरा केमिस्ट्री निपट जाए, ताकि लास्ट में रिवाइज करने के लिए 3-4 बार रिवाइज आप लास्ट के 1 हफ्ते में कर पाए। पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिया गया है, कैटेगराइज्ड वही वाला, और पीडीएफ सारे आपको मिल जाएंगे ये। हाँ ठीक है, 2 चीज सेम बार लिखा गया, ठीक है, यही है आपको। और इस जो इसका पीडीएफ है, ताकि आपको अगर लिंक विंक देखना हो तो आप वहां पर देख सकते हैं। इससे ऊपर आपको कुछ और करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जरूरत है तो बस दिमाग शांत रख करके ना मेहनत करने का भाई, क्योंकि पता सबको सब कुछ है, फिर भी हम लोग फंस जाते हैं। कहीं कोई वीडियो दिखता है, ये कोई ये बोल दिया, कोई वो बोल दिया, सब सामने है भाई। और ये जनरली क्या होता है ना कि अगर कोई आदमी तुमको मान लो आकर के बोले कि इतना सारा करना है, इतना एनसीईआरटी करना है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे मन में डर बैठेगा, तुमसे डर बैठेगा, तुम मन जाओगे सपोर्ट ढूंढने के लिए, तुम सपोर्ट ढूंढने के लिए जाओगे, फिर कोर्स बिकेगा। फिर अब तक भी तो लिए ना कोर्स, कहाँ हुआ भाई? क्यों देख रहे होते वीडियो को? तो खुद पे भरोसा करो, लग जाओ भाई। थैंक यू।